कर लिया ना? ठीक है, थैंक यू सर। जी मैडम। हेलो, नमस्कार सर। नमस्ते। सर मैं एक चीज़ पूछ रहा था, पहले आपने सर एक मेरे को ना ये फार्मूला बताया सर आपने कैंसर केयर कोड, जिसमें C1 का 1 एम, C5 का 1 एम, N1 का 1 एम, और 1 एम, A2 200, B2 200, L1 200, D4 से और WD4 से। जैसे ये एक गिलास पानी में 10 ड्रॉप डाल के एक चम्मच घंटे घंटे में देना है। हाँ सर, तो सर घंटे घंटे में नहीं देना है, केवल एक बार देना है मॉर्निंग में। आपको पता नहीं है 1000 डाइल्यूशन को घंटे घंटे में दे रहे हो? एक बार दो, सिंगल डोज। मैंने कब कहा आपको घंटे घंटे में देना है? वही कंफर्म करा सर, सुबह एक बार दे दें, एक डोज बस। केवल एक बार देना है आपको। अच्छा सर, इसके साथ पिल्स भी ये बताई थी आपने, इसमें S3 S10 C1 C5 A3 N1 L1 P2 G, ये D5 से। तो ये हाँ, टैबलेट ये क्या कैंसर के डिजनरेशन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हाँ जी, ये कैंसर के डिजनरेशन को रोकने के लिए है। ठीक है सर। तो जैसे ये जो है, इसके साथ जैसे ऑर्गेनो बूस्टर जो अपना बनाया है D7 D10 में, जैसे वो दे देना, साथ में दे बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा मैं एक चीज और पूछा सर, ऑर्गेनो बूस्टर जैसे है ये D7 तक तो जैसे कोई भी जैसे गांठ वगैरह ये सब चीजें पिलाने के लिए ठीक है, लेकिन आपने बताया था 147 के रेशो में कैंसर में यूज करना है। जी सर इसको जैसे 200 वगैरह का भी लेके ऐसे कर सकते हैं क्या डायरेक्ट से? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इसी रेशो में 147 से D10 तक जाएं और फिर उसको यूज करें। बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू। जी नमस्कार सर। नमस्ते जुगराज जी। क्या उसकी रिपोर्ट नहीं है जुगराज सर? सर वो हिमाचल से था पेशेंट, वो कहते हाँ। हम जाके देखते हैं, रास्ते में थे कहीं को। ठीक है, क्योंकि देखो वो केस क्यूरेबल है ना। ठीक है जी। वो केस क्यूरेबल है, लेकिन हमको सबसे पहले रिपोर्ट देखना पड़ेगी। अगर हम अभी जी ऐसी दे देंगे तो ग्रोथ कितने दिन में होगी ना, वो दिक्कत, क्योंकि ये बोन कैंसर है ना। बिल्कुल सर। जी बहुत गरीब बंदे हैं, वो हिमाचल से हैं सर, इधर आए हुए थे कहीं वो झाड़ा झुड़ा लगवाने। हाँ तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कर देंगे, ठीक है। जी। एक सर जो वो ल्यूकीमिया वाला पेशेंट था ना, उसको छोटी छोटी गठान कान के पीछे छोटी सी बन गई, और हाँ फ्रंट यहाँ मतलब फ्रंट में भी हो रही है उनको, जहाँ पे इंटरनल पार्ट्स होता है अपना। L1 और N1 200 में दे दो आप। L1 सर। L1 और N1 200 में। ओके सर, ओके। नमस्ते सर जी। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। नमस्ते। तो बैंगलोर के लिए वेट कर रहे हैं आपका। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम मैम। जी सर एक छोटा सा सर, क्वेश्चन और है। पेशेंट है ओबेसिटी के लिए आया हुआ था। जी। तो मैंने ओबेस्ट्रोन का जो भी अपना ओबेसिटी का फॉर्मूला है वो चालू किया है सर, लेकिन उनको एक प्रॉब्लम होता था पहले से, 3-4 महीने से है उनको। सुबह जब उठते हैं ना, एक तो गुड हील नहीं रखने आफ्टरनून हो सर। सर, हील नीचे रखने नहीं हो रहा है। और जो हाथ के जो पौचे बोलते हैं ना, पूरा पाम और पाँव के नीचे वाला वो बहुत स्टिफ हो जाता है सर। तो मैं क्या ऐड कर सकती हूँ सर? कैल्शियम की कमी और कुछ नहीं है उसको। आप कैल्शियम की मेडिसिन सप्लाई करो आप। ठीक है। अच्छा, तो अपना एलोपैथी का जो है वो कर सकते हैं सर, कि नहीं अपना ही वाला अपना C4 वाला जो है वो वाला? आप केवल गेहूं के दाने बराबर चूना खाने को बोलिए उसको, आप बाकी कुछ नहीं करना आपको। अच्छा सर, सुबह सुबह ये चीज हो रहा था, तो मैंने ओबेसिटी का तो बहुत अच्छे से रिजल्ट आ रहा है उनका, बिल्कुल लेकिन आएगा, ये लेकिन उसकी बोन में कैल्शियम नहीं है मैडम। कैल्शियम पूर्ति करो आप अच्छा सर, ना। ठीक है कैल्शियम सर। कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जो चूना, हाँ जो तम्बाकू वाला जो चूना मसते हैं ना, वो हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। ये 6-7 रुपए की डब्बे आती है, वो बोलना रोज 1 गिलास गुनगुने पानी में गेहूं के दाने बराबर रोज लो। अच्छा सर, है ना? स्टिफनेस ये कैल्शियम की कमी से इतना सब होता है सर? वो पूरा बिल्कुल हाथ और पाँव खाली सर? बिल्कुल होगा। स्टीफनेस मसल्स के लेवल पर भी तो कैल्शियम काम करता है।
यस सर, आपने जो बताया था उसमें। सर हाँ सर, प्रेगनेंसी में कौन से ये थैंक यू ऑर्गेनो सर, थैंक यू सो मच सर। मैं ये जी ट्राई करके आपको बताती हूँ सर रिजल्ट सर। बिल्कुल बिल्कुल मैडम। सर प्रेगनेंसी के लेवल पे कौन से ऑर्गेनो बूस्टर नहीं दे सकते सर, या कोई नहीं दे सकते? T1 T1 बिल्कुल नहीं देना आपको, सर नेजल पॉलिप है C4 का, जैसे मैं आपने मना किया था मुझे, वो दे सकते हो आप। C4 नहीं देना, C4 भी नहीं देना, अरे दे सकते हो भाई, T1 नहीं देना। T1 को छोड़कर सब दे सकते हो आप। नमस्ते सर। नमस्ते, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्या हमने एपीपी पढ़ लिया है? बता दीजिएगा मैसेज करके मुझे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों वेन 6। सबसे पहले लेते हैं हम वेन 6। वेन 6 का जो प्रोटोकॉल पे जाओगे तो इस मेडिसिन को देखोगे, या डॉक्टर प्रभाकर सर की, डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद मिश्र प्रभाकर सर जो पटना के हैं, उनके द्वारा बनी हुई है मेडिसिन दोस्तों वेन 6। इसको जेनिटोफेम नाम दिया गया है दोस्तों। वेन 1 30%, S5 25%, C1 25%, F1 20% दोस्तों। इस प्रकार के कॉम्बिनेशन के हिसाब से ये मेडिसिन बनी हुई है। इसका अगर आप मेन इफेक्ट देखोगे तो चूंकि वेन 1 जहां पर वेनेरियल डिसीज से रिलेटेड होता है, वहां पर सब जगह जेनिटोफेम का यूज होता है। अगर आप यहाँ पर फार्मूले की बात करोगे तो S5 C1 F1 मिला हुआ है, तो डेफिनेटली जेनाइटर एरिया के जितने भी फंक्शनल प्रॉब्लम होती है, सारे फंक्शनल प्रॉब्लम की एकमात्र मेडिसिन है वेन 6। यदि किसी मेल और फीमेल को ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई डिसीज हो दोस्तों, अब आप वहां पर सिंपैथेटिक ले लो, पैरासिम्पैथेटिक ले लो, मेल या फीमेल के जेनिटल ऑर्गन्स की ग्लैंड्स और म्यूकस मेम्ब्रेन, अब S5 मतलब ग्लैंड्स, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ साथ अगर आप देखोगे C1 सेरिबेलम पे भी काम करती है, सेरिब्रम पे भी काम करती है। यही कॉम्बिनेशन का मेडिसिन देखोगे तो F1 के लेवल पर जाओगे तो लीवर पे भी काम करती है, लंग्स पे भी काम करती है, ड्यूडिनम पे भी काम करती है, पेनक्रियास पे भी काम करती है, और स्पेशली अगर S5 को देखोगे तो मसल्स पर भी काम करती है दोस्तों। जितनी ग्लॉसरी ग्लैंड्स होती है सारी जगह काम करती है। इसीलिए अगर इसका स्पेशल एक्शन में बताऊं आपको, एक्सिलरी रीजन, ये बगल जो इलाका होता है, इस एक्सिलरी रीजन में आपके जांग में थाई रीजन, ठीक है, आपका ईयर रीजन, आपका नोज रीजन, ठीक है, आपकी कॉर्निया, आंखों की कॉर्निया, ठीक है, आपका ग्रोइन रीजन, आपकी थाई के मसल्स को ये स्पेशली प्रभावित करती है दोस्तों। अगर आपको ऐसी कहीं कोई भी प्रॉब्लम नजर आती है, कोई लेडी आके बोलती है साहब मुझे PID हो गया, पेल्विक इन्फेक्शियस डिजीज हो गया, आपके पास प्रोटोकॉल सिलेक्ट हो चुका है, S2 C1 A1 या A3, वहां पर वर्वन, या अब अगर सिंपली देना चाहते हो तो S2 C1 A2 RE का प्रयोग करिए या B का प्रयोग करिए। दो मेडिसिन, एक प्रोटोकॉल PID के लेवल पर हो गया, आप D6 में दीजिए और साथ में वेन 6 जी कर दीजिए। आप देखिएगा कंप्लीटली आपका प्रोटोकॉल डिसॉल्व हो जाएगा, कंप्लीटली आपका PID का लेवल कवर हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेन 1 S5 F1 C1 से कंबाइंड होकर जो बनी हुई है, डॉक्टर प्रभाकर द्वारा इसको बनाया गया है, और ये स्पेशली इसका नाम उन्होंने दिया था जेनाइटोफेम। जेनाइटोफेम का मतलब होता है जेनाटल पर प्रभावी होने वाली। इसीलिए गोनोरिया से ग्रसित जितनी भी फीमेल्स होती है ना, उसके लिए एक बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है दोस्तों। यानी यहाँ पर जब आप मेडिसिन का प्रोटोकॉल देख रहे हो तो आप देखोगे कि जिस व्यक्ति के मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, उनमें तरह तरह की गायनिक प्रॉब्लम डेवलप होती है। खासतौर से गोनोरिया की बात करें, सेक्सुअल इंडल्जेंस के कारण, मतलब बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्ट होने के कारण वहां पर बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है और न्यूरल्जिया का वहां पर कैरेक्टर डेवलप होता है। तो आपको मैं केवल एक चीज बताना चाहूंगा जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, बॉडी की ऐसी जो सेल्स जिसमें सेंसेशन पाया जाता है, उन तमाम सेंसेशन वाली सेल्स में वीर्य का पतन होता है, मतलब वीर्य का डेवलपमेंट होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और जिन चीजों में सेंसेशन नहीं होता, जैसे हेयर समझ लीजिए आप, नेल समझ लीजिए आप, ठीक है, तो ऐसी चीजों में जहां पर सेंसेशन नहीं होता है, उन तमाम जगह पर कभी भी सीमन का या वीर्य का प्रोडक्शन नहीं होता है दोस्तों, याद रखिएगा। इसीलिए जब आप न्यूरल्जिया की बात करते हो, किसी को अगर न्यूरल्जिया हो रहा है और उसका कहीं ना कहीं रीजन गायनिक है, गायनिक कैरेक्टर से जुड़ा हुआ है दोस्तों, तो आप मान के चलिएगा वहां पर मैक्सिमम कारण में आपको यह मेडिसिन इन्वॉल्व कर जाएगी दोस्तों। इसीलिए आपको वहां पर न्यूरल्जिया में याद रखना है, अकेली या कॉम्बिनेशन के अगर रूप में देना चाहो तो S1 या S2, अगर लिम्फेटिक टेम्परामेंट में S1, सैंग्वाइन टेम्परामेंट में S2 और S6 के साथ में वहां पर अल्टरनेट करके दे दो आप।
ठीक है, ये फंक्शनल और वेन6 के साथ जी करके आप दे दीजिए और मैसिव डोज में दीजिए, यानी ग्लोबल्स में दीजिए, आप मुंह में डायरेक्ट ऑन टंग दीजिए। आप देखिए जितना भी गायनिक डिसीज के कारण जो कैरेक्टर अंदर दबा हुआ है, सारा कैरेक्टर बाहर निकाल के फेंक देगा दोस्तों। इसीलिए कई बार ऐसी कंडीशन होती है, हेमिक्रेनिया होता है, यानी ये आपका क्रेनियम है, स्कल, इस क्रेनियम के अंदर किसी कारणवश चोट लग गई, चोट लगने के कारण ब्लीडिंग कलेक्ट हो गया, ब्लड कलेक्ट हो गया दोस्तों उस हेमिक्रेनिया में, या आपकी पूरी नर्वाइन डिसऑर्डर हो गया, न्यूरिस्थीनिया हो गया, सुन्नपन हो रहा है दोस्तों, लॉस ऑफ मेमोरी हो गया। फीमेल में सेंग्वाइन टेम्परामेंट में दोस्तों किसी भी पेशेंट में ये बहुत अफेक्टिव मेडिसिन है, इसलिए आप कभी भी मत चूकिएगा, ऐसे तमाम लेवल को आप करेक्ट करने के लिए मेडिसिन का उपयोग करिएगा दोस्तों। डायबिटिक मेलाइटिस हो या डायबिटोक इंसिपिडस हो, यानी स्पेशली यूरिन बहुत ज्यादा जा रही है दोस्तों, हाई और लो ब्लड प्रेशर हो, अकेले आप ये मेडिसिन, जिन लोगों को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कोई कैरेक्टर मतलब गायनिकोलॉजिकल या कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के कारण किसी का बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। वहां पर आप इसको वेन6 को A4 या A5 दो में से एक मेडिसिन के साथ S13 और RE के साथ आप वहां पर दे दीजिएगा दोस्तों। कभी कभी हाई बीपी में RE की जगह W से अल्टरनेट करके वेन6 का प्रयोग करके देखिएगा आप दोस्तों। मैं सिंपल सी बात करता हूँ, सिंपल से लॉजिक, आप वहां जनरल टॉनिक को सेकंड डायल्यूशन दो और वेन6 को G के साथ सेकंड डायल्यूशन दो, ठीक है। आप लॉजिकली बात करो, इन लॉजिकली बिहाफ पर आप जब रिजल्ट देखते हो तो इससे बेटर रिजल्ट अगर मिल जाए तो आप टेपल प्रैक्टिस में मुझे गाइड कीजिएगा दोस्तों। मैक्सिमम कई लोग ऐसे आते हैं जिनको तमाम मेडिसिन देने के बाद हम थक जाते हैं, अरे यार क्या करें, इसको साले को कोई मेडिसिन ही नहीं काम कर रही, हम तो हर चीज अच्छी देने की कोशिश कर रहे हैं। तब वहां पर आप लोगों को विशेष तौर से सिम्टम कलेक्ट करना पड़ेंगे। उसको एक्सिलरी रीजन में कोई खुजली तो नहीं है, कई बार पेशेंट क्या होता है एक्सिला को लेके बैठ जाता है, बार बार हमारे पास में बैठ के खुजाला करता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जब एक्सिला में खुजली आ रही, ग्रॉइन रीजन में, याद रखिएगा मैं रिंगवर्म का फार्मूला बता रहा हूं आपको, ठीक है। जब रिंगवर्म की बात आती है सुपरफिशियल होगा S5 C5 A2 L1 F1 वर्वन वेन1 YG, ये इनमें से सिलेक्ट कीजिएगा जब सुपरफिशियल हो, इसको नेगेटिव 10th से पॉजिटिव की तरफ आइएगा, ठीक है। दूसरा इसके सपोर्ट में जो दीजिए वो है वेन6G का, याद रखिएगा वेन6G का बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है जो यहाँ पर सपोर्ट करता है, लेकिन चूंकि हमको पता है वेन6 में S5 है, इसलिए मैं थोड़ा सा प्रोटोकॉल चेंज करता हूं, मैं वहां पर S3 का प्रयोग करता हूं, C5 का प्रयोग करता हूं, A3 का प्रयोग करता हूं, वर्वन वेन1 YG का प्रोटोकॉल 10th डायल्यूशन से देता हूं और साथ में वेन6G का प्रोटोकॉल यहाँ पर देता हूं। इतना शानदार रिजल्ट आता है दोस्तों। मैक्सिमम कंटेंट में हम जब स्किन के लोशन या कंप्रेस की बात करेंगे तो वहां पर A2 F2 S5 C5 APP Y या G में से सिलेक्ट करना पड़ेगा। इनको 100 ml में 50 ड्रॉप डाल के आपको D4 से देना पड़ेगा, यानी थोड़ा सा नेगेटिव बनाना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों एक्सिला हो, ग्रॉइन हो, थाई की मसल्स में अगर स्वेलिंग आ रही है, वहां पर ब्यूबो गठान टाइप डेवलप हो रही है, वहां पर आप अकेली दे दीजिए या फिर लिम्फो बूस्टर के साथ आप दोस्तों वहां पर यूज करके देखिएगा, आपको बहुत ब्रिलियंट समझ में आएगा। या आप पावर बूस्टर और लिम्फो बूस्टर दोनों कैटेगरी में यूज कर सकते हो, और उसमें अगर आप वेन6G का सपोर्ट कर देते हो तो मैं नहीं समझता हूं कि किसी भी प्रकार के गायनिक प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाएंगे। 101% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए मेरे पास जैसे ओर्चाइटिस का पेशेंट मिलता है, यानी कोई पेशेंट आकर बोलता है देखो साहब टेस्टिस में स्वेलिंग आ गई, सीबीएसई सिस्ट होती है उसको, यानी टेस्टिस के लेवल पर छोटी छोटी ग्लैंड्स का एनलार्जमेंट हो जाता है, ऐसी कंडीशन में इंपॉर्टेंसी में आप इस मेडिसिन का रिजल्ट लीजिए दोस्तों, अकेली दीजिए आप, ठीक है। ऑर्थराइटिस या इम्पोर्टेंसी में अकेला दीजिए आप, वहां पर आप L2 C11 के साथ अल्टरनेट करके वेन6G को देके देखिएगा, या जनरल टॉनिक में 5 ड्रॉप RE डालकर वहां पर वेन6G को अल्टरनेट करके देखिएगा। मैं आप मानता हूं दोस्तों इससे बेहतर रिजल्ट आपको कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंसी से रिलेटेड है तो S3 को RE के साथ सपोर्ट करके जनरल टॉनिक D4 में डाल के दीजिएगा और साथ में वेन6G को D6 में दीजिएगा, आप रिजल्ट लेकर देखिएगा दोस्तों। कई बार होता है कि पेशेंट बोलता है कि एक्सेसिव सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है सर मैंने, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे यूट्रस में, यानी फीमेल के लेवल पर जब कोई गायनिक डिसीज मेल को होगी तो डेफिनेटली फीमेल को देके जाएगा। मेट्राइटिस डेवलप हो जाता है, इंडोमेट्रियन ग्लैंड्स में जगह जगह गलठाने हो जाती है और उसकी लेयर मोटी हो जाती है दोस्तों। सर्विक्स में देखोगे सर्वाइकल अल्सर डेवलप हो जाता है, ठीक है, वहां पर ओवराइटिस हो जाता है, एमिनोरिया की कंडीशन हो जाती है दोस्तों। ऐसी तमाम कंडीशन में वेन6 अकेली देके देखिएगा, ठीक है।
अकेली दे दीजिए, कई बार आपको पावर बूस्टर, जनरल बूस्टर के साथ में जीबी डालकर दोस्तों सीटी के साथ C2 डाल दीजिए आप, ठीक है, C2 को डाल दीजिए, क्योंकि ओवरी यूट्रस के लेवल पर C1 का बहुत बड़ा सपोर्ट करती है दोस्तों। और वहां पर जब आप इस मेडिसिन को Van6G के साथ चलाते हैं, कोई भी रिजल्ट अछूता नहीं रहेगा दोस्तों। यानी जितनी भी गायनिक प्रॉब्लम्स होती है, उन गायनिक प्रॉब्लम्स की नंबर 1 रेमेडी के रूप में आपके टेबल प्रैक्टिस में सामने आती है दोस्तों। इसलिए इसका बेटर हाफ आपको वहां पर समझ में आएगा। जब आप प्लूराइटिस वल्वा की बात करते हो, कई पेशेंट्स आपको आके मिलेंगे कि साहब देखो मेरे को वेजाइना में बहुत खुजली आ रही, खुजाल खुजाल कर मैंने रेड कर लिया, यानी कि ब्लड निकाल लिया, ठीक है, आप अकेली दे दो Van6 या फिर A4 या A5 के साथ आप दोस्तों वहां पर C3 के साथ अल्टरनेट करके दे दो। तो मैं सिंपल सी बात करता हूं दोस्तों, यहाँ पर सीधा जनरल टॉनिक या पावर बूस्टर या लिम्फो बूस्टर उठाओ, उनको D5 करो, D5 या D6 करो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, और वहां पर C3 और A5 को ऐड करके दोस्तों उसको दे दो आप, उसको साथ में Van6G को अल्टरनेट कर दो। आप देखोगे दोस्तों सभी प्रकार के जेनेटर डिसीज को क्योर करती है, चाहे वो क्रॉनिक स्टेज में क्यों नहीं चली गई दोस्तों। कैंसर की बात कर लो, कैंसर में अकेली या ऑर्गन के मेडिसिन के साथ Van6 देते हैं दोस्तों, जिसका बहुत ही बेटर इफेक्ट आपको नजर आता है। यानी कैंसर के लेवल पर भी आप S4 और Van6 को कभी मत भूलना है दोस्तों। S4 और Van6 जितनी भी हेरिडिटरी ऑटोइम्यून डिसीजेस होती है, जिसमें हमारे शरीर हमारे खुद की सेल्स के खिलाफ काम करता है, वहां पर आप देखिएगा इससे बेटर रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। क्रॉनिक डिस्पेप्सिया में, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में अगर आप देखोगे दोस्तों, अकेली Van6 काम करती है दोस्तों। या ये कहें Van6 को जब आप S13 के साथ में वहां पर अल्टरनेट करके देते हो, या Van6 को और S13 को मिलाकर Van5 के साथ अल्टरनेट करके देते हो दोस्तों, तो वहां पर आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। कई बार ग्लोसाइटिस होता है, और ग्लोसाइटिस में भी Van6 को स्लास और C4 के साथ जब अल्टरनेट करके दे देता है। C4 गर्म रेमेडी है, स्लास पेट साफ करने वाली रेमेडी है, ग्लोसाइटिस मतलब यहाँ का जो वाल होता है वो वाल बंद चालू होता है। इसीलिए दोस्तों ग्लोसाइटिस में Van6 को स्लास और C4 के साथ जब अल्टरनेट करके देते हो, तब आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलेगा दोस्तों। और यही कारण है जब भी आप डिस्पेप्सिया की बात करेंगे या डिस्निया की बात करेंगे, पल्मोनरी कैटरेक्ट की बात करेंगे, लंग्स में किसी भी प्रकार का रोग जो लगातार बना हुआ है, आप कितनी मेडिकेशन कर रहे हो लेकिन निकल नहीं पा रहा, ऐसे केसेस में आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों। जैसे फर्निशियस फीवर ले लो आप, ठीक है, फर्निशियस फीवर में अकेली Van6 या उसके साथ अल्टरनेट करके पीएड दे दो आप, पेक्टोरालेट, आप देखिएगा रिजल्ट दोस्तों। अभी हम पीएड पढ़ने वाले हैं आज, आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए फार्मूला देखोगे पीएड में दोस्तों, तो P2C5F1 मिला है। आप सोचो कितना बढ़िया हीलिंग रेमेडी हो गई, ठीक है। इसीलिए दोस्तों हार्ट की अगर कभी वीकनेस होती है, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया होता है, S13 और A5, S13 हमेशा याद रखिएगा, हार्ट में जब कभी भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण ब्लड मोटा हो गया और उस मोटे ब्लड के कारण हार्ट को बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, हार्ट की वीकनेस हो रही है, और हार्ट की वीकनेस के कारण जब ब्रेडिकार्डिया होता है, S13 के साथ A5 से अल्टरनेट करके आप Van6G दे दीजिए, आप देखेंगे कितना बेहतर रिजल्ट आपको नजर आएगा। फीमेल्स में सैंग्वाइन टेम्परामेंट होता है, और ऐसे रोगों में अगर किसी को डायबिटिक इंसिपिडस हो, डायबिटिक मेलाइटिस हो दोस्तों, वहां पर खाली पेट अगर आप कार्डियोफेम या A5, ठीक है, कार्डियोफेम या A5, ठीक है, A5 में क्या होता है, ठीक है ना, आपका S1 A3, इसीलिए दोस्तों A5 जब आप देते हो तो आप वहां पर जब ये मेडिसिन को Van6 के साथ देते हो, तो दोस्तों ब्रेकफास्ट के बाद, यानी जैसे ही नाश्ता कर लेते हैं, वहां पर S13 दो। S13 का नाम है, ये भी प्रभाकर सर द्वारा बनी हुई है, इसको बोलते हैं डाइजोजेन, ठीक है, एवं प्रतिदिन आप डेली इनको दिन में 3 बार देते रहो दोस्तों। तो ये जब Van6 के साथ में दोगे, आप देखोगे इतनी अद्भुत सफलता आपको देखने को मिलेगी दोस्तों, जो बहुत कम लोग यूज करते हैं, जो लोग बहुत कम यूज करते हैं। लेकिन जिस दिन आपने इन कंपाउंड रेमेडीज का जलवा देखना शुरू किया दोस्तों, आप बहुत सारी चीजों को भूल जाओगे। मैं तो 100% इन कंपाउंड रेमेडीज का उपयोग करता हूं, ठीक है, मेरे पास हर साल एक बार 100 ml का क्रूड एसेंस आता ही आता है दोस्तों, आपके कंपाउंड रेमेडी का, क्योंकि मैं यूज इतना करता हूं। तो दोस्तों ये पूरा वेनेरियो ग्रुप मैंने आपको बताया, यानी वेनेरियो ग्रुप से रिलेटेड जितना भी साइकोलॉजिकल मैं जानता था दोस्तों, वो मैंने सब आपको बता दिया। अब जितना भी साइकोलॉजी आपको प्रूफ करना है, हमारा जब सेकंड सेम शुरू होगा, तो सेकंड सेम के बाद में जब आपको शुरुआत करूंगा, डेली एक डिसीज का प्रोटोकॉल, डेली एक डिसीज पढ़ाऊंगा, उसके बाद में
जो हमारा थियोरिटिकल प्रोसेस होगा वो शुरू होगा। आपका पूरा मेडिकेशन का मैंने काम खत्म करना है शुक्रवार तक। आपका कुछ बचा हो मुझे ग्रुप में व्हाट्सएप कर देना या टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देना कि ये बचा हुआ है, मैं आपको बता दूंगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों का नेक्स्ट सेम शुरू होगा। P5 की बात करते हैं दोस्तों। जब हम P4 तक हमने स्टडी करा दोस्तों, P5 की जब बात करते हैं तो P2C5 Ven1 दोस्तों, आप कॉम्बिनेशन पे जाइए। P2C5 Ven1 आप देखिए कितना बड़ा टिश्यू रेमेडी है, ठीक है। आपको कहीं भी लगता है कि कोई भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लेवल पर कहीं पर भी कोई टिश्यू बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इवन ट्यूबरकुलोसिस हो, ठीक है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यानी आप फील्ड ऑफ एक्शन देख लो, लंग्स के पूरे चैप्टर पर, चूंकि P2 है पूरे लंग्स पे काम कर रहा है। जो एल्वियोलाइज होती है जहां से ऑक्सीजन आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, ठीक है, उस प्रोसेस पर पूरी बॉडी। अब आप सोच लो, आपने P2C5 N1 ऐड कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल पेक्टोरल ग्रुप के कारण ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे काम करेगा, नहीं दोस्तों, बॉडी की किसी भी प्रकार के डिजनरेशन को करेक्ट करने का काम करेगा। यानी P5G को आपने शामिल कर दिया तो P5G इज अ बेटर मेडिसिन देन अदर, ये पूरी बॉडी के डिजनरेशन को कवर करती है दोस्तों। इसीलिए जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजेस होती है, उन सभी कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजेस में जहां पर आदमी अपने रोग को अपने एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग पालता है, वहां पर बहुत ब्रिलियंटली काम करती है दोस्तों। लंग्स की सेल हो, लंग्स के टिश्यूज हो या उनके अंदर इंटरनल म्यूकस मेम्ब्रेन पर इनका डायरेक्टली इफेक्ट होता है। इसलिए दोस्तों जब लंग्स की सेल में, टिश्यू में कोई प्रॉब्लम आती है, उनके इंटरनल म्यूकस मेम्ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आती है दोस्तों, आप डायरेक्टली वहां पर इसको यूज कीजिए। अगर मैं कहूं कैंसर के लिए रामबाण मेडिसिन है तो गलत नहीं होगा दोस्तों। आप P2C5 Ven1 को देख लो, आप कैरेक्टर देख लो दोस्तों। हम जब कैंसर का प्रोटोकॉल बनाते हैं तो किसी भी ऑर्गन, मान लो लंग कैंसर हुआ तो, ठीक है, P5 इज द बेटर मेडिसिन देन अदर, ठीक है। जब आप P5 की बात करोगे तो वहां पर सबसे बेस्ट मेडिसिन हो जाएगी। अब आपको याद रखना है, लंग्स कैंसर पे दो मेडिसिन बहुत अथेंटिक काम करती है, एक C2 एक C5, ठीक है। दो मेडिसिन, आप चाहे एक मेडिसिन को आप इंटरनली दे दीजिए, एक मेडिसिन को हाई पोटेंसी में दे दीजिए, ठीक है। और मैं जो करता हूं, जो अभी सर ने पूछा था कैंसर का फार्मूला, मैंने उनको बता रखा है C1 C5 का 1000, ठीक है। वो जो फार्मूला होता है मैं हर कैंसर के पेशेंट में देता हूं, और अंदर की जो रेमेडी होती है उसमें यहाँ लंग्स कैंसर में P2C2 A2 का प्रयोग करता हूं दोस्तों। इसीलिए A2C2G वाला जो ऑर्गेनो बूस्टर है वो जरूर देता हूं लंग कैंसर में। अगर 19 से देना है तो प्योर डिस्टिल वाटर देना है, अगर 147 से देना है तो हाफ डिस्टिल वाटर, हाफ RS का आपको पोटेंटाइज करके आपको वहां पर देना है दोस्तों, याद रखिएगा। तो जब इस प्रोटोकॉल का बिहाफ हम तय करते हैं तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को मेडिसिन यूज करना चाहिए दोस्तों। जब आप टिपिकल फील्ड ऑफ एक्शन देखते हो तो आपको क्लियर होना चाहिए, लंग्स, एल्वियोलाइज, बुल बॉडी पे जब ये काम करती है तो ऐसा कोई सा सेल या टिश्यू मौजूद नहीं है जिसपे काम नहीं करती, सब पे काम करती है। इसीलिए दोस्तों जब आप एक्शन देखोगे, आप यहां से शुरू करो, जब हमने लिया तो दोस्तों स्टमक के फंक्शनल एफिशिएंसी को इंप्रूव करने का काम करता है। अब यहाँ तो कोई मेडिसिन है नहीं उसमें स्टमक में काम करने वाली, केवल C5 है, P2 Ven1 तो काम कर नहीं रहा है, ये तो टिश्यू के ऊपर काम करेगा। तो स्टमक की जो भी फंक्शनल एफिशिएंसी होगी उसको करेक्ट करने का काम करेगा, इसीलिए C5 का वर्क आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जितनी भी रेस्पिरेटरी एलर्जीज होती है दोस्तों, याद रखिएगा, रेस्पिरेटरी एलर्जीज में P5 का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। जितनी भी रेस्पिरेटरी एलर्जीज होगी कंडीशन को रिलीफ प्रदान करने का काम करेगा। इसीलिए दोस्तों ये ग्लैंड्स पर एक्ट करता है, ये ऑर्गन के सेल्यूलर टिश्यूज पर वर्क करता है, और जब ऑर्गन के सेल्यूलर टिश्यू पर वर्क करेगा तो हमारा प्रोटोकॉल तो 100% सिलेक्ट हो रहा है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए आपको याद रखना है, ऑर्गन के सेल्यूलर टिश्यू पर जब वर्क करेगा दोस्तों, तो जब आप इसकी इंडिकेशन देखोगे तो आप P2C5 और Ven1 के कैरेक्टर देखोगे, ये जहां जहां ये तीन मेडिसिन काम करती है वहां पर अकेली P5 कर जाती है दोस्तों। इसीलिए अगर किसी को न्यूमोनिया हो रहा है, किसी को प्लूरिसी हो रही है, किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो रहा है, किसी को ट्यूमर हो रहा है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, किसी को वाउंड हो गया, किसी को अल्सर हो गया, किसी को गोनोरिया हो गया, किसी को हेरिडिटरी डिसीजेस हो रही है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, यानी अस्थमा अगर पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, P5 का उपयोग कर लीजिएगा दोस्तों। कभी कभी इनलार्ज ग्लैंड्स होती है बॉडी में, ठीक है, क्रॉनिक लेरिंजाइटिस होता है, पायरिया होता है, ठीक है, वहां पर चेस्ट में किसी प्रकार का ब्लॉकेज होता है दोस्तों, वीनस सिस्टम में किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन के कारण,
ठीक है। वहां पर चेस्ट में जब ब्लॉकेज हो जाएगा, तो अगर वो ब्लॉकेज हो रहा है तो कहीं वीनस सिस्टम के कारण होगा या कफ के कारण होगा, बहुत ज्यादा कफ कलेक्ट हो रहा है दोस्तों, यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की कहीं ना कहीं क्रॉनिक डिसीजेस बहुत ज्यादा वहां पर घर कर गई है। ऐसी तमाम कंडीशंस के लेवल पर P5 का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यही नहीं दोस्तों, अगर हम और डीप में चलेंगे तो दोस्तों इसका इन्फ्लुएंस आपको ओवरी के लेवल पर, टेस्टिस के लेवल पर भी देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर C5N1 P2 मिला हुआ है। जितने भी बॉडी में टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होगा, खास तौर से वो गायनिक होगा, यदि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड या हेरिडिटरी डिसीज से होगा, वहां पर P5 का बहुत बड़ा रोल होगा दोस्तों। इसीलिए जब आप इसका इंपैक्ट देखोगे, ये पल्मोनरी सेल, ब्रोंकियल म्यूकस मेम्ब्रेन के लेवल पर, टिश्यूज पे लेवल पर, जहां पर कहीं ना कहीं लिम्फाइड सेल्स पाई जाती है। अब लिम्फाइड सेल्स कहां पाई जाती है दोस्तों? लंग्स के लेवल पर, ठीक है। तो जब लिम्फाइड सेल्स पाई जाएगी तो सामान्य रूप से दोस्तों मेल और फीमेल के जेनिटल ऑर्गन पर उनकी जो स्किन होती है उस क्यूटेनस को भी अफेक्ट करता है। यानी कहीं ना कहीं जब आपको जेनिटल को रोग नजर आता है तो वेनेरियो ग्रुप के मेडिसिन को सिलेक्ट कीजिएगा, अगर वो नहीं हो तब P5 का उपयोग करिएगा दोस्तों। तो जब आप पर्टिकुलर इस मेडिसिन को यूज करते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा, हमारी एक बात आपको याद रखना है, जब आप फिजियोलॉजी के बैकग्राउंड पे P5 को तय करोगे ना, तो आपको बहुत ब्रिलियंट नजर आ जाएगा दोस्तों कि ये डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग से लाइफ अर्थात सोल, यानी उसके लाइफ, यानी कि उसके प्राण, उसकी जो लाइफ होती है, जीने की तमन्ना होती है, उससे जुड़ी होती है दोस्तों। यानी ऑक्सीजन को हम लंग्स के माध्यम से ग्रहण करते हैं, ठीक है, और वहां पर इसका डायरेक्टली इंटरनल एयर से एक्सटर्नल एयर का यहाँ पर एक्सपल्शन होता है, यानी डायरेक्टली रिलेशन होता है। इसीलिए जब आप पर्टिकुलर मेटाबॉलिक प्रोसेस की बात करोगे तो आपके बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस में इसका डायरेक्टली आपको रिलेशन देखने को मिलेगा। यानी मेटाबॉलिज्म का सीधा रिलेशन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन से होता है, ठीक है, याद रखिएगा, मेटाबॉलिज्म का सीधा संबंध डाइजेस्टिव ऑर्गन से होता है। तो ये मेडिसिन P5 डायरेक्टली मेटाबॉलिक फंक्शंस पे काम करती है, यानी ब्लड सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्टूल को बाहर निकालने वाले जितने भी सिस्टम होते हैं वहां पर काम करती है दोस्तों। अर्थात P5 में डाइजेस्टिव सिस्टम की मेन ऑर्गन, लीवर की मेन मेडिसिन C5 है। यानी लीवर में कोई भी ऑर्गेनिक डिफॉल्ट मेटाबॉलिक प्रोसेस का हुआ और उसके कारण लीवर में कोई परिवर्तन हुआ, स्ट्रक्चर चेंजेस हो गया, उस कंडीशन को भी करेक्ट करने का काम करती है। इसीलिए दोस्तों पहले ये यहां पर काम करेगी, उसके बाद ये दोस्तों ब्लड की मेडिसिन चूंकि इसमें मिली हुई है, ठीक है, तो यहां पर स्पेसिफिक इफेक्ट आपको जब टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलेगा वो इसी के बिहाफ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। इसीलिए जब यहाँ पर C5 मिला है, P2 मिला है, N1 मिला है, इन तीनों प्रोटोकॉल को देखते हो ना दोस्तों, तब हम लोगों को यहाँ पर नजर आता है कि ये मेडिसिन कितनी बेस्ट मेडिसिन के रूप में हमारे सामने आती है दोस्तों। अब चूंकि यहाँ पर P2 मिला हुआ है, F1 मिला है दोस्तों, तो ये मेडिसिन यहाँ पर जितना भी डिफिकेशन के प्रोसेस होती है दोस्तों, उस डिफिकेशन के ऑर्गन पर काम करके दोस्तों वहां पर जितना भी मिक्स टेम्परामेंट के केसेस में बहुत तेजी के साथ आपका स्टूल को डिफिकेट कर देती है, साफ कर देती है। अर्थात हम कह सकते हैं बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालने का काम करती है। यानी जब आप इस मेडिसिन के बिहाफ पर बात करते हो दोस्तों, तो इसका बिहाफ जो होता है बहुत तगड़ा होता है दोस्तों। ये मेडिसिन अलग अलग पावरफुल वर्क करती है दोस्तों, और इसीलिए इसका वर्क जो होता है ना, आप देखोगे जब कंबाइन कर देंगे तो सोचो P2 का वर्क सोचो, C5 का वर्क सोचो, N1 का वर्क सोचो, ये तीनों कितनी मेजर मेडिसिन है। आपने अगर सिंगल मेडिसिन देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कितनी मेजर मेडिसिन है, और जब आपने इसको ही इकट्ठा कर दिया आप सोचो कहां कहां काम करेगा दोस्तों। जब P2 C5 N1 से मिक्स P5 की बात कर रहे हो दोस्तों, ये कंपाउंड मेडिसिन है दोस्तों, और कंपाउंड मेडिसिन होने के कारण आप सोच लीजिए P2 C5 N1 जहां जहां काम करती है हर जगह पर आपको वहां पर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पर ज्यादातर केसेस में मैंने देखा है P5 का जितनी भी इलेक्ट्रिसिटीज है उनके साथ सपोर्ट करके आपको पॉजिटिव में ही यूज करना चाहिए। जितना ज्यादा पॉजिटिव में यूज करोगे उतनी जल्दी उन ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन मिलेगा जो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं दोस्तों। इसीलिए जब आपको लगता है कि मेरा लंग्स बहुत कमजोर हो गया है, पेशेंट को लगता है कि मेरा लंग्स बहुत कमजोर हो गया है, तब आपका सीधा सिलेक्शन होना था P5 का दोस्तों। यहाँ पर ब्रोंकस कैपिलरी, एयर सेल्स, सीरस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन पे प्रभावी है दोस्तों P2, डायरेक्टली काम कर रही है। लेकिन स्पाइनल नर्व, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ऑर्गन उस पर प्रभावी, और लंग्स के जो वाइन पाइप होते हैं वहां पर जो एयर सेल्स पर प्रभावी होने वाली C5 इसकी बेस्ट मेडिसिन है दोस्तों। और जब
म्यूकस मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करें, मेटाबॉलिक प्रोसेस की बात करें, ब्लड सेल्स के अतिक हम जेनेटल ऑर्गन्स की बात करें दोस्तों, तो वहां पर जब आप वेन-1 के कॉम्बिनेशन से P5 के लेवल पर जाते हो दोस्तों, तो आप सोच लीजिए, यानी P2 C5 और वेन-1 का जो प्रोटोकॉल आप तय करते हो, तो वहां पर आप समझ लो दोस्तों कि ये मेडिसिन कितने डीप में काम करती है। इसीलिए जब आप एक सपोर्टिव मेडिसिन मानकर चलते हो दोस्तों, तो डीपली इफेक्टिव होती है, ठीक है। और P2 एक सपोर्टिव, आप अगर यहाँ पर P5 की बात करते हैं, तो जहां पर P2 का लेवल आपको नजर आ रहा है कि P2 को देने में थोड़ी सी कंप्लीट प्रॉब्लम आ रही है, तो P2 के साथ आप P5 भी मिला सकते हो। लेकिन अगर अकेले आपने P5 दे दिया तो भी P2 का काम वहां पर कर देगी, और जितना टिश्यू का डिस्ट्रक्शन हो रहा है वहां पर न केवल P2 लंग्स पे काम करती है, इवन पूरी बॉडी के डिस्ट्रक्शन पे या डिजनरेशन पे भी काम करती है, रीजनरेट कराने का काम करती है। इसीलिए दोस्तों अगर किसी कारणवश लंग्स में जो कैविटीज होती है, उन कैविटीज में सड़न गलन शुरू हो गई, प्रूलेंट कैटरा शुरू हो गया, हेरिडिटरी ट्यूबरकुलोसिस शुरू हो गई, तो दोस्तों आप बगैर P5 के ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि P2 C5 वेन-1 तीन मेडिसिन है जो बहुत हाईली डीपली एक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। इसीलिए लंग्स में अगर मैं कहूं एक टॉनिक की तरह काम करती है, तो गलत नहीं है दोस्तों। हर बुक्स में लिखा गया है P5 के बारे में कि एक टॉनिक की तरह काम करती है दोस्तों। इसीलिए मैंने इसको प्रैक्टिकल अप्रूव भी किया कि भाई मैं देखता हूँ क्रॉनिक कफ आ रहा है, कफ के साथ फाउल ब्रीथ आ रही है, लंग्स में बहुत सारा वेस्टर्न मटेरियल पड़ा हुआ है, उसके कारण जो प्रूलेंट स्पुटम निकलता ही रहता है, लगातार दुर्गंधित स्पुटम निकलता ही रहता है दोस्तों। तो अब जब मैंने वहां पर P5 को आपका न्यूट्रल जनरल टॉनिक या जो भी मेडिसिन लिम्फो बूस्टर या पावर बूस्टर में जब भी मैंने दिया दोस्तों, उसके साथ में केवल P5G को ऐड कर दिया दोस्तों। जब भी मैंने P5G को ऐड किया, आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, बट नियर नेगेटिव थर्ड डाइल्यूशन, याद रखिएगा, जब भी मैंने नेगेटिव दिया थर्ड डाइल्यूशन में, आप मानिएगा पहले डोज के बाद से ही पेशेंट बोलने लग जाता है कि मुझे कफ में प्रॉब्लम दूर हो गई। यानी पहले जैसा कफ नहीं आ रहा, जितना म्यूकस निकला था 2 से 3 दिन में खूब निकला, साफ हो गया, अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आप इसी मेडिसिन को आगे बढ़ाते चले जाओ, आप इसको 5th कर दो, 10th कर दो, या यही थर्ड डाइल्यूशन में आपने पहले 10 ड्रॉप दिया, नेक्स्ट टाइम 15, उसके अगले टाइम 20, उसके अगले टाइम 25, ऐसे 40 ड्रॉप तक आप दे सकते हो। अगर आपका पेशेंट कहता है आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका प्रोटोकॉल बंद हो जाना चाहिए दोस्तों। याद रखिएगा, कई बार पेशेंट बोलता है साहब मुझे बोलते समय लैरिंजियल पेन हो रहा है, लैरिंग्स के लेवल पर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो दोस्तों याद रखिएगा ये प्रोटोकॉल मैंने भी यूज किया, अपने खुद के लिए यूज किया था। तो S2 यहाँ की मेडिसिन क्या है, S2, ठीक है। इसके साथ में S1 या E1 यानी S7 भी इसकी मेडिसिन है, लेकिन वहां S2 अगर दे रहे हो तो जरूरत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर S2 के बाद में F1 Ver1, ठीक है, WBG के साथ जब आप P5 मिला कर देते हो दोस्तों, तो मैं नहीं मानता कि आप कोई प्रोटोकॉल को ठीक नहीं कर सकते। 100% जो लैरिंग्स में पेन होता है वो चला जाएगा दोस्तों, आपका पेशेंट कंप्लीटली क्योर होगा, क्योंकि यहाँ पर आप P5 में P2 C5 वेन-1 का यूज कर रहे हो, साथ में S2 दे रहे हो यानी ग्लैंडुलर सिस्टम पे काम करना है, साथ में F1 Ver1 दे रहे हो यानी पेन किलर और एंटी स्पाज्मेटिक के साथ नर्वाइन पेन बंद करने वाली, और अगर स्वेलिंग है W, जलन हो रहा B, अगर हील करना है BW या BG, ये 2 प्रोटोकॉल आपको देना पड़ेगा दोस्तों। तो जब ये प्रोटोकॉल देते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी फेल होंगे, 101% आप ठीक हो चुके होंगे दोस्तों। इसीलिए याद रखिएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी जितनी भी क्रॉनिक पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के प्रॉब्लम हो, लंग्स में सड़न गलन के प्रॉब्लम हो यानी कैविटीज बन गई हो दोस्तों, अल्सरेटिव लैरिंजाइटिस हो जाए, वहां पर अकेली P5 काम करती है। अगर आप YG के साथ दे देंगे कंप्लीट क्योर कर लेंगे दोस्तों, याद रखिएगा। इसीलिए A2P2G के साथ जब आप वहां पर पेशेंट को देते हैं, तो कोई भी अल्कोहल, किसी भी प्रकार का धूम्रपान करता हो, किसी भी प्रकार का टॉक्सिक सब्सटेंसेस को सेवन करने वाला होता है, जिसको लंग्स से रिलेटेड कई कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिलती है दोस्तों, वहां पर P5 अकेली है, याद रखिएगा, वहां पर P5 अकेले काम करती है दोस्तों। इसीलिए बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट मुझे वहां पर देखने को मिले हैं दोस्तों। जब आप किसी डिसीज के लिए P5 का यूज करते हैं दोस्तों, तो स्पर्मेटोक्रेसिया, बेलोनोरिया, गोनोरिया, ओवराइटिस, प्रूलेंट रुकोरिया, प्रूराइटिस वल्वा, ओटोरिया अकेले अगर आप प्रयोग करते हो दोस्तों, 100% आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप इसी मेडिसिन में P5 के साथ में आप दोस्तों S6, A2 और G को जोड़ देते हो दोस्तों, और कभी कभी B को जोड़ देते हो,
तो आप स्पर्मेटोरिया क्या, बेलोनोरिया क्या, गोनोरिया क्या, ओवराइटिस क्या, प्रूलेंट ल्यूकोरिया क्या, प्रूराइटिस वल्वा क्या, ओटोरिया क्या, मैक्सिमम केसेस में आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। यानी अगर आप यहाँ पर कैंसर के सभी डिसीजेस की बात करो दोस्तों, तो कैंसर के सभी डिसीजेस में P5 का बहुत बड़ा रोल होता है। यानी P5 के बगैर आप किसी कैंसर को कवर नहीं कर सकते हो। या तो आप अलग से A2, P2, C5G दे रहे हो, वो चलता है, लेकिन अगर आप P5 का ही सेवन वहां पर कराने शुरू कर देंगे दोस्तों, अर्थात मेन मेडिसिन है, अर्थात P5 का जो यूज है बहुत डीप में होता है। जितने भी सड़न गलन होता है बॉडी के लेवल पर, सारा सड़न गलन ठीक हो जाता है दोस्तों। इसीलिए मैक्सिमम केसेस में P5 की MMP ग्लोबुल्स, S4 की MMP ग्लोबुल्स आपके कैंसर के पेशेंट के लिए एक जीवन का तत्व बन जाएगी दोस्तों। यानी आप ड्राई ग्लोबुल्स में दोगे, बहुत इफेक्टिव है दोस्तों ये। यदि आप इसको गोल के दोगे ना, और ज्यादा प्रभाव होगी दोस्तों। यानी आपने ग्लोबुल्स में बना लिया, और ग्लोबुल्स बनाकर आप एक कप गुनगुने पानी में या गिलास गुनगुने पानी में डिजोल्व कर रहे हो, और उसको सिप बाय सिप पीने को कह रहे हो, तो डायरेक्ट सबलिंगुअल ग्लैंड से अडॉप्ट हो जाएगा। और अडॉप्ट हो जाएगा तो इमीडिएट रिस्पांस आपको देखने को मिलेगा, और पेशेंट बोलेगा कि नहीं सर मुझे रिलीफ हो गया। यानी हमें ज्यादा समय प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें कुछ ही समय में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और ये हमारा सबसे बड़ा फीडबैक ऑफ द डे रहेगा दोस्तों। ये टेबल प्रैक्टिस की बात है, जब जब आप टेबल प्रैक्टिस करोगे तब तक आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये था हमारा P5 दोस्तों, बहुत छोटी छोटी रेमेडीज है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों P6 में जाएंगे, तो P6 में P1 और C5 दोनों को 50-50 मिलाकर बनाया गया। सिंपल सी बात है, अब जब P1 और C5 है तो आप चले जाओ, आप देखो लंग्स के लेवल पर, आप केवल लंग्स को छोड़ दीजिए, अपर लेवल पर आप चले जाओ, यानी ब्रोंकाइटिस पे चले जाओ, ब्रोंकाई पे, ट्रेकिया पे चले जाओ। सेल और टिश्यू में किसी भी प्रकार का डिजनरेशन हो रहा है, एल्यूलस के लेवल पर, रेस्पिरेशन के लेवल पर, लंग्स के फाइबर्स के लेवल पर दोस्तों, पल्मोनरी वेसिकल के लेवल पर, तो यहाँ पर अगर कोई ट्रैक में प्रॉब्लम होती है तो P1 C5 का सीधा रोल है। अगर आपको लगता है कि खांसी बंद नहीं हो रही, P1 C5 बहुत बढ़िया मेडिसिन है। आप जनरल टॉनिक को थर्ड डायल्यूशन बनाओ, उसमें P6 को डाल दो, और साथ में वहां पर वर्वन-G को डाल दो या वाई को डाल दो। अब देखो फटाफट वहां से मटेरियल को बाहर निकाल देगा। ये डिपेंड करता है आप किधर भेजना चाहते हो दोस्तों। इसीलिए याद रखिएगा, जितना भी प्रूलेंट कैटरे होता है, नाक का बहना, कफ का, म्यूकस का निकलना दोस्तों, क्रॉनिक क्यूटेनियस प्रॉब्लम होती है, जितनी भी बॉडी से इरप्टिव डिसीजेस होती है, सबको प्रोटेक्ट करने का काम करती है दोस्तों। इसीलिए ये जो P6 होती है, ये गैंग्रीनल यानी गैंग्रीन को कवर करने में भी काम करती है, बॉयज को भी कवर करने में काम करती है। लंग्स का जितना भी इन्फ्लामेशन होता है, याद रखिएगा मेरी बात को, कफ को मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, लंग्स के जितने भी इन्फ्लामेशन होते हैं, P1 C5 का कॉम्बिनेशन बहुत ब्रिलियंट काम करता है। आप किसी भी प्रकार लंग्स की डिसीज में चले जाइए, जहां आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपको किसी मेडिसिन के बारे में नहीं सोचना है, केवल और केवल एक मेडिसिन सोचना है कि मैं यहाँ तो P6 से ही रोल लूंगा, P6 के लेवल पर ही मुझे रिजल्ट चाहिए। ये बहुत बड़ा रोल आपको नजर आएगा दोस्तों, ठीक है। इससे बेटर रोल अगर आपको मिल जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों हमारी आगे इंडिकेशन की तरफ दोस्तों। यानी किसी भी प्रकार से अगर आपको नजर आ रहा है कि ब्रोंकियल कैटरे हो रहा है, इसको बार बार कब बन रहा है, और कब बनने के बाद में कोई भी चीज वहां पर निकल नहीं रही है, तो वहां पर आप देखे देखिएगा। लंग्स का एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो रहा है, वहां पर आप देखे देखिएगा दोस्तों। किसी को प्लूरिसी हो रही, और प्लूरिसी का केस अगर आपको नजर आ रहा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। आपको लग रहा है चेस्ट में पेन हो रहा है, ट्यूमर हो रहा है, लंग, आप वहां पर देखोगे लंग्स में सिस्ट का निर्माण हो गया, छोटे छोटे ट्यूमर गठाने टाइप हो गई, ठीक है। ड्राई कफ हो रहा है, अगर किसी को हार्ट डिसीज है, लगातार ड्राई कफ होता है दोस्तों, तो आप मान के चलिएगा ऐसे केसेस में भी P1 C5 का ये फार्मूला P6 इमीडिएट रिस्पांस देगा, आपको ज्यादा समय तक रुकने की जरूरत नहीं। जब आपको लग रहा है, कई बार पेशेंट आकर बोलता है मुझे गले में ऐसा लग रहा है, टिकलिंग सेंसेशन चल रहा है, कांटे जैसा लग रहा है, ठीक है। वहां पर जब आप सो रहे होते हो, सोते समय टिकलिंग सेंसेशन ज्यादा होता है, ठीक है। बच्चा सो नहीं पाता, बड़ा सो नहीं पाता। कब? ड्यूरिंग लाफिंग। कई बार आप देखते हो पेशेंट आकर बोलता है कि साहब मुझे, मैं बात करता हूं, हंसता हूं, और हंसने के तुरंत बाद मुझे वहां पर खांसी आ जाती है, ठीक है। आपका सीधा सिलेक्शन ऑफ रेमेडी यही होना चाहिए दोस्तों। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ड्यूरिंग वॉक, कई पेशेंट्स से मिलेंगे, अस्थमा के लेवल पर भी बता रहा हूँ, ब्रोंकाइटिस के लेवल पर भी बता रहा हूँ, इम्फाइसेमा के लेवल पर भी बता रहा हूँ, ठीक है, एनीमिया के लेवल पर भी बता रहा हूँ। जब आपको कभी भी पेशेंट ऐसा मिले जो कहता है कि मैं साहब चलता हूं और चलने पे मेरी सांस फूलती है, अब आप पूछने की जरूरत है क्या आपको, ठीक है। जब कोई पेशेंट मूवमेंट करता है और मूवमेंट करते दौरान उसकी सांस फूलती है, आपका प्रोटोकॉल P1 C5 होना चाहिए, ठीक है। P1 C5 इज द बेस्ट प्रोटोकॉल फॉर दिस टाइप ऑफ कंडीशन।
इसीलिए जितनी भी हेरिडिटी चेस्ट इन्फेक्शन होती है, याद रखिएगा इस एक वर्ड को, हेरिडिटी चेस्ट इन्फेक्शन मींस अगर किसी को अस्थमा आ रहा है, ट्यूबरकुलोसिस आ रहा, ब्रोंकाइटिस आ रहा, कोई भी कंडीशन जो रेस्पिरेटरी एलर्जी से जुड़ी हुई और अगर वो आ रही है, P6 वहां पर आपको बहुत बड़ा रोल इंडिकेट करती है दोस्तों। अगर आप यहाँ पर मेनली इफेक्ट देखना चाहते हो तो मेनली इफेक्ट ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप वाइन पाइप पे चले जाइए, ठीक है, फेरिंग्स के लेवल पर चले जाइए। जो फेरिंग्स होता है वाइन पाइप, ये वाइन पाइप, जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ, ओरोफेरिंग्स मतलब आहार नाल से जुड़ा हुआ। तो आपके नेजोफेरिंग्स पर इसका बहुत बड़ा रिजल्ट है दोस्तों। यानी आप लंग्स पे ले लो, ब्रोंकस पे ले लो, वहां की जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती है वहां पर ले लो दोस्तों। लैरिंग्स के लेवल पर, इंटायर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की अगर मैं बात करूं, यानी अगर आप इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड डायल्यूशन पे देते हो तो नोज से लगाकर आपका गले तक का काम है दोस्तों। इसको और डायल्यूट करते हो तो गले से लगाकर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे यानी लंग्स पे चली जाएगी। यानी जितना नेगेटिव करते जाओगे उतना वहां पर पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व हो जाएगा। इवन उसके अलावा भी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स वहां पर इन्वॉल्व हो जाएंगे दोस्तों। इसीलिए याद रखिएगा ये एक प्रकार से पेक्टोरल मेडिसिन है। पेक्टोरल मतलब एक्सपेक्टोरल, ठीक है, एक्सपेक्टोरेंट करने वाली, बाहर निकालने वाली दोस्तों, मसल्स और नर्वाइन रेस्पिरेटरी ऑर्गन की मेडिसिन है दोस्तों। यानी मस्कुलर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की मसल्स होती है, जो वहां का नर्व होते हैं, मसल्स और नर्व का कोऑर्डिनेशन होता है, जब भी तो वहां पर काम होता है। इसीलिए दोस्तों याद रखिएगा जब भी किसी को कफ की प्रॉब्लम होती है, जब भी किसी को रेस्पिरेटरी ट्रबल्स की प्रॉब्लम होती है, वहां पर मसल्स और नर्व को न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आप न्यूट्रलाइज नहीं करोगे तो पेशेंट रिफ्लेक्स जनरेट करता रहेगा कफ के, और आपको कफ वहां पर मिलता रहेगा। किसके कारण? रेस्पिरेटरी मसल्स के कारण। वहां पर P6 का बहुत बड़ा रोल है। आपको मैंने बताया A3-1Y कहीं भी ऐड कर दो, वहां पर नेगेटिव में ये एलर्जी पे काम कर जाएगा, ठीक है। तो आप थर्ड डायल्यूशन में ना हो ना, P6 को वहां पर थर्ड डायल्यूशन में ना हो, उसमें A3-1Y भी जोड़ दो, YG जोड़ दो, आपको जो जोड़ना हो जोड़ दो अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तब वहां पर देखोगे दोस्तों ये एंटी एलर्जिक के रूप में काम करेगी। और चूंकि P1 C5 जहां जहां काम करेगी, इसको पॉजिटिव रखो, इसकी क्वांटिटी ज्यादा रखो, बाकी के क्वांटिटी नेगेटिव रखो। एलर्जी को नेगेटिव से बाहर निकालना है और पॉजिटिव से आप क्वांटिटी के लेवल पर काम करना है। इसीलिए दोस्तों इसका जो मेन इफेक्ट होता है आपको वहां पर ध्यान रखना है दोस्तों। यानी P6 में P1 और C5 मिली हुई है, इसीलिए आपको याद रखना है जहां जहां P1 और C5 काम करती है वहां पर टिपिकली P6 काम करती है। तो स्पाइनल नर्व पे काम करती है C5, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे या डाइजेस्टिव सिस्टम पर, उनके ऑर्गन्स पे काम करती है, ठीक है। इसके लिए अगर आप आगे जाओगे दोस्तों, ये डायरेक्टली आप जाओगे ना ब्रोंकियल कैपिलरी पर, जो एयर सेल्स होती है, एयर सेल्स मतलब ऑक्सीजन आना, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाना, ये जो प्रोसेस होती है इस पर प्रभावी होने के कारण C5 के कॉम्बिनेशन होने से दोस्तों ये P1 के अपेक्षा एक बहुत डीप सीटेड मेडिसिन P6 के लेवल पर बन गई दोस्तों। यानी जितने भी डीप सीटेड मेडिसिन आपको देना है वहां पर आपको P6 का रोल बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा। आप सिंपल प्रोटोकॉल सीखते जाइए। जब आपको ऐसा लग रहा है मेरा ये पेशेंट है, इसको खांसी की प्रॉब्लम है, ठीक है, सिंपल कफ आ रहा है, सिंपल क्रूप आ रहा है, ठीक है, वूपिंग कफ आ रहा है, अगर फर्स्ट स्टेज में है तो वहां पर P1 वाली मेडिसिन, P1 और C5 वाली मेडिसिन बहुत ब्रिलियंट काम करती है। आप सीधा P6 दे दीजिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं दोस्तों। आपको लग रहा ड्राई कफ है, कैटरल कफ है और साथ में बहुत सारा व्हाइट फ्लेगम निकल रहा है दोस्तों, अकेला निकल रहा है, तब वहां पर याद रखिएगा ऐसी कंडीशन में आपको S1 या S2 का सपोर्ट देना पड़ेगा। S1 या S2 का, अगर लिम्फेटिक टेम्परामेंट है S1, अगर आपका सैंग्वाइन टेम्परामेंट है S2 का प्रयोग कीजिए दोस्तों। और अगर आपने यहाँ पर आप चूंकि स्पाज्म में डेवलप होगा, खांसी आएगी, बहुत ज्यादा पेन लगा, पसलियों में पेन होगा, गले में दर्द होगा, आप वहां पर वर्वन ऐड कर दीजिए। क्यों? एंटी स्पाज्मोडिक मेडिसिन है दोस्तों। तो आप S1 या S2 के साथ में P6 वर्वन W के साथ आप दोगे ना दोस्तों, आपको बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट मिलेगा। कई बार पेशेंट आकर बोलता है साहब देखो कफ में ब्लड आ गया, ठीक है, अब ब्लड आ गया कफ में तो क्या करोगे? W हटा दो, A1B ऐड कर दो, या W भी रहने दो, A1B ऐड कर दो। तो A1B को ऐड करने के बजाय सीधा A4 ऐड कर दो, ठीक है। A4 क्या है? A4 में भी तो A1B मिला हुआ दोस्तों, ठीक है, आप डायरेक्ट वहां पर A1B के साथ आप दे सकते हो। इसीलिए दोस्तों जब कफ में ब्लड आता है डिफिकल्ट सोलोइंग होता है, निगलने में बहुत तकलीफ होता है, गले में बहुत दर्द होता है दोस्तों। इस कंडीशन में आपको यहाँ पर रोल अदा करना है दोस्तों इस मेडिसिन का। आप A4 के साथ वहां पर ऐड करके दे दीजिए, आपका रिजल्ट सोने पे सुहागा हो जाएगा दोस्तों।
कभी कभी आपके पास थ्रोट इन्फ्लामेशन का पेशेंट आता है जो क्रॉनिक कफ लेकर आता है, एक्यूट अस्थमा का केसेस होता है दोस्तों, और एक्यूट और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का केसेस होता है दोस्तों। वहां पर आप सारी मेडिसिन देखेंगे ना तो भरपल्ले मेडिसिन खा के आता है, वो इतनी मेडिसिन खा चुका होता है कि वहां पर उसको कवर करना भी हम लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है दोस्तों। तो ऐसी कंडीशन में एक्यूट हो या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो दोस्तों, वहां पर हमको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। तो ऐसी कंडीशन में एडल्ट्स में दोस्तों न्यूमोनिया होना, प्राइमरी स्टेज ऑफ पल्मोनरी एंड ब्रोंकियल ट्यूबरक्लोसिस होना। अकेले याद रखिएगा दोस्तों, प्राइमरी स्टेज होगी तो यहाँ पर आपका P6 का रोल है, सेकेंडरी स्टेज होगी सीधा P5 का रोल आपको नजर आएगा दोस्तों। तो जब आप P6 दे रहे हो यहाँ पर, उसके साथ S1 या S8 ऐड कर दो आप, यानी जनरल टॉनिक ऐड कर दो ना सीधा। अब वहां पर P6 को वर्वन-B के साथ आप यूज करके देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। S1 दो या S8 दो, अब S8 क्या है, S1A3, ठीक है। तो आप सीधा जनरल टॉनिक लो ना, F1W यूज करना है, वर्वन-B के साथ जब यूज करना है तो आप जनरल टॉनिक को थर्ड डायल्यूशन बना दो, और जनरल टॉनिक को थर्ड डायल्यूशन बनाकर P6 और वर्वन-B का आप उपयोग कर दो। सॉरी दोस्तों। तो आप टेबल प्रैक्टिस में इस प्रकार का आप इम्प्रोवाइजेशन करते चले जाइए, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपकी प्रैक्टिस डबल हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर आप P6 में वर्वन-B का सपोर्ट दे दीजिए, और जनरल टॉनिक को थर्ड डायल्यूशन में ये 5-5 ड्रॉप आप डाल के दे दीजिए। आप देखिएगा कितना ब्रिलियंट रिजल्ट आपको वहां पर देखने को मिलेगा। कई बार वहां पर साइमल्टेनियसली आप जब यूज करते हो ना तो और गजब का रिजल्ट आपको देखने को मिलता है जब A2 और B का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट आपके टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलता है। तो ये डिपेंड करता है आप कितना वहां पर आगे बढ़ रहे हो दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों P7। अब एक एक मेडिसिन का चेंज देखिए आप, P7 में P2C5A1 है, और P8 में देखिएगा P2C5F1 है, ठीक है। अब ये दो मेडिसिन आप देखिए, एक में A1 है, एक में F1 है। अब कैटेगरी देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम P7 के, यानी P2 40%, C5 40% और A1 20%। तो दोस्तों A1 20% लिया है, नेगेटिव लिया है, मतलब A1 जो बहुत तेजी से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है, यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन कम करेगी दोस्तों, ठीक है। तो कंजेशन के लेवल पर अब P2C5A1 ले लिया है दोस्तों, तो कहां पर काम करेगी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फ्लो को बढ़ाने का काम करेगी, जितने भी ऑब्स्ट्रकल है उनको दूर करके ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने का काम करेगी। इसीलिए दोस्तों लंग्स के लेवल पर, एल्वुलस के लेवल पर, आर्टरीज के लेवल पर, याद रखिएगा अस्थमा के लेवल पर, लंग्स की कंजेस्टिव कैविटी, जितनी भी लंग्स में अंदर कैविटी में कंजेशन हो जाता है वहां काम करेगी। इवन ब्रोंकाइटिस, जो ब्रोंकाइटिस ब्रोंक्यूल्स होते हैं उसके जो फाइबर होता है वहां पर काम करेगी। तो दोस्तों जब ये कंडीशन है तो आप ध्यान रखिए, एक फीवर होता है जिसको हेक्टिक फीवर बोलते हैं दोस्तों, आप हेक्टिक फीवर के लेवल पर चले जाइए, तुरंत केवल पॉजिटिव मेडिसिन दे दीजिए, रिजल्ट मिल जाएगा दोस्तों। ब्लड का कंजेशन होता है, ठीक है, वहां पर जब आप देखते हो दोस्तों तो वहां पर नॉर्मल प्रोसेस को वहां पर ऐड कर देती है, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में लेकर आ जाती है। जो कैपिलरीज होती है उसकी स्ट्रेंथ को वहां पर टोन अप करने का काम करती है दोस्तों। जब P2C5A1 मिला हुआ है तो जब P2 के लेवल पर C5A1 सपोर्ट देगी तो उसके कैरेक्टर ठीक करेगी, C5 के लेवल पर P2 और A1 काम करेगी तो उसके कैरेक्टर को ठीक करेगी, और जब A1 के लेवल पर C5P2 जाएगा तो डेफिनेटली आर्टरी के लेवल पर भी स्ट्रेन प्रदान करेगी दोस्तों। इसीलिए जब भी कभी क्रॉनिक केसेस देखते हो ना आप, क्रॉनिक केसेस देखते हो वहां पर जरूर याद रखिएगा, जिसको नंबनेस होता है, याद रखिएगा नंबनेस, झुंझुनी होना, सुन्नपन होना, रूमेटिक हार्ट डिसीज होता है, ओल्ड एज में वीकनेस होती है, वहां पर आप देखकर देखिएगा दोस्तों। बहुत बार क्या होता है कि ऑर्गन अपने काम करने की शक्ति को कम कर देता है, इसके कारण क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉज्ड बाय नेजल पॉलिप, ठीक है, ब्लॉक्ड लंग्स के कारण ब्लड सर्कुलेशन में डिस्टर्बेंसेस जब हो जाता है और प्रॉपर ऑक्सीजन लेवल बॉडी में नहीं पहुंचता, उन कंडीशंस को दूर करने का काम करती है दोस्तों। इसीलिए कई बार हम कंजप्शन करते हैं, कई बार हेमोप्टाइसिस कर देते हैं, कुछ खाया, गर्म एसिड कंटेंट लिया, दवाइयां पी, हम देखो बहुत ज्यादा वहां पर दोस्तों खुद की उल्टियां कर देते हैं, ठीक है, लॉस ऑफ वेट हो जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है, बार बार कप में ब्लड आता है, ठीक है। साइमल्टेनियस यूज वहां पर जब A2 और B का किया जाता है दोस्तों, आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा, अन्य कोई भी प्रोटोकॉल में इतना रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। यानी आप जब वहां पर सिंपल सा आप यूज करना चाहते हैं ना, साइमल्टेनियसली भी मत यूज कीजिए, आप P2C5A1 को अलग अलग देने के बजाय आप लिम्फो बूस्टर बनाइए थर्ड डायल्यूशन, वहां पर P7 को B के साथ ऐड कर दीजिए, आप देखिए मिरेकल।
आप जो सोच नहीं सकते वो मिरेकल आपको देखने को मिल जाएगा। इसीलिए दोस्तों इसका मेन इफेक्ट अगर आप देखोगे ना, लंग्स की सेल पर है, ब्रोंकियल म्यूकस मेम्ब्रेन पर है, इंटायर रेस्पिरेटरी, पूरे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पर इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उस पर भी इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। इसीलिए दोस्तों ये पेक्टोरल मेडिसिन है, जो डिसीज की स्टेट में जब आप यूज करते हो दोस्तों, तो ये आप किसी भी टेम्परामेंट के लेवल पर ले लो, बहुत ब्रिलियंट काम करती है दोस्तों। और जब यहाँ पर आप पर्टिकुलर किसी भी ऑर्गन के लेवल पर आप देखोगे, इसकी स्पेशलिटी देखने को मिलेगी लंग्स की ब्रोंकियल कैपिलरीज पर और एयर सेल पर। इसीलिए दोस्तों जब आप वहां पर देखोगे, ये मेडिसिन देने पर लंग्स में न्यूट्रिशन की प्राप्ति होती है, ब्लड कैपिलरीज पर वहां पर जब अपना असर रखती है दोस्तों, तो डेफिनेटली कैपिलरीज को बुल्डअप करती है, वहां किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन हो उसको दूर करती है। ब्लड सर्कुलेशन जब लंग्स में तेजी से होगा तो आप मान के चलिए, क्योंकि हार्ट से जितना शुद्ध होने के लिए लंग्स में आएगा, शुद्ध ब्लड आपके हार्ट में जाएगा, यहाँ पर आपको खास तौर से मेहनत करने की जरूरत होती है। वहां पर आपका ये जो P7 है बहुत ब्रिलियंट काम करता है दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों, जब P2 और P4 की अपेक्षा अगर हम बात करें, हम कंपैरिजन करें कि भाई यहाँ पर चलो P2 C5 A1 मिला हुआ है, तो क्या P2 से ज्यादा? डेफिनेटली, क्योंकि C5 A1 मिला है, इसलिए P2 से, सिंगल P2 से 10 गुना ज्यादा डीप में काम करेगी दोस्तों। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहूंगा आप इस मेडिसिन का उपयोग कीजिएगा, क्योंकि A1 इसमें लाइटर 20 ड्रॉप मिला हुआ है, 20% मिला हुआ है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि वहां पर बहुत ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देगा। नहीं दोस्तों, P2 C5 इसको हमेशा दबा के चलेगी, ये नेगेटिव में जाएगा, और जितना थर्ड डायल्यूशन बनाओगे तो नेगेटिव में चला जाएगा। तो नेगेटिव में जाओगे ना, आप देखो कितना बढ़िया नर्वाइन मेडिसिन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। इसीलिए जब ट्यूबरकुलोसिस में कई बार फीवर कंटेंट होता है, ठीक है, स्पिटिंग ब्लड की होती है, कई बार आप देखोगे थूक आप जब निकाल, देखते हो ना पिक्चरों में बताते हैं, खांसी आई और ब्लड आ गया, आप थूक रहे हो तो उसमें ब्लड आ रहा है, ठीक है, ये जो कैरेक्टर होता है इसकी स्पेसिफिक मेडिसिन है दोस्तों P7, याद रखिएगा आप। इसीलिए कई बार जो क्रॉनिक कफ में आप स्पूटम के साथ देखते हो दोस्तों, वहां पर कई बार कफ निकलता, हल्का हल्के से ब्लड की धारियां दिखती है, क्योंकि छोटी छोटी कैपिलरीज ज्यादा खांसी होने के कारण, क्योंकि लंग्स को फैलने की जगह नहीं मिलती है, और वो बार बार खांसने के कारण इतना थक चुका होता है कि जब भी खांसता है, लंबा खांसता है, उसमें गले में दर्द होता है, आपकी पसलियों में दर्द होता है, और हल्का हल्का कैपिलरीज बस्ट होकर वहां पर बाहर निकलता है ब्लड दोस्तों। इसीलिए जब ऐसे कैरेक्टर आता है दोस्तों, तो आप S1 या S10, यानी आप सीधे जनरल टॉनिक, नेचुरल टॉनिक जो भी देना चाहे, उसमें P7 और B को ऐड कर दीजिए। आप देखिए डायरेक्ट चला जाएगा लंग्स की तरफ दोस्तों, ठीक है, और लंग्स के लेवल को प्यूरिफाई करके आपको कंप्लीट क्योर के लेवल पर विद इन 1 मंथ आपको लेकर आ जाएगा दोस्तों। कई बार अल्सरेटिव लेरिंजाइटिस के पेशेंट, मेरे पास ज्यादा नहीं 2 से 3 केस आए दोस्तों, और दोनों तीनों केसेस में मुझे रिजल्ट मिले, पेशेंट सेटिस्फाई हुआ दोस्तों। आप जब अल्सरेटिव लेरिंजाइटिस के लेवल पर जाओगे तो आप चले जाओ S4 के लेवल पर, S2N1, ठीक है, आप जब S4 के लेवल पर गए, P2 P7 के लेवल पर गए, और साथ में आपने F1 वर्वन WB ऐड कर दिया दोस्तों, यानी आप जनरल टॉनिक को, पावर बूस्टर को, लिम्फो बूस्टर को थर्ड डायल्यूशन बनाओ, वहां पर S4 P7 को WB के साथ, अब ऑलरेडी W मिला हुआ, आप B मिला दो, ठीक है, आप देखोगे कितना बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। जब क्रॉनिक केस होते हैं तो क्रॉनिक पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के लेवल पर चले जाओ, आप देखोगे क्रॉनिक पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में लगातार फीवर बना रहता है दोस्तों, ठीक है, स्पूटम के साथ बार बार ब्लड आता रहता है। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे आप बहुत सिंपल है दोस्तों, लिम्फो बूस्टर में चले जाओ, थर्ड डायल्यूशन P7 को वहां पर GB को डालकर दे दो आप दोस्तों, आप देखो कितनी जल्दी हीलिंग होता है, ठीक है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है, रेडिस या प्रूलेंट ल्यूकोरिया होता है, कई बार प्रूराइटिस वल्वा होता है दोस्तों, वहां पर केवल S5A2B का सपोर्ट कर दो, यानी लिम्फो बूस्टर उठाओ, थर्ड डायल्यूशन उठाओ, P7 S5B को डालकर दे दो आप देख लो। अब यहाँ पर ल्यूकोरिया की मेडिसिन नहीं है, लेकिन ल्यूकोरिया पर भी आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, प्रूलाइन वर्वा वल्वा के लेवल पर भी आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इसीलिए दोस्तों जब P7 का उपयोग किया जाता है, बहुत डीपली सीटेड ये मेडिसिन काम करती है, इसलिए इसका इफेक्ट आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। ये था आपका P7, बहुत छोटी छोटी रेमेडी है, कंपोजिशन रेमेडी बहुत छोटी है, लेकिन इसके रिजल्ट आपको बहुत बड़े अमृत के रूप में
मैसेज कीजिए मुझे। हेलो, आवाज आ रही है? ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों। P8, जब हम P8 की बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा P7 में P2C5A1 है, तो P8 में क्या है, P2C5F1 है। ठीक है, और P2C5F1 है तो आप समझ लीजिए कि पूरा न्यूरोलॉजिकल चैप्टर से काम करेगी दोस्तों। यानी आप लंग्स में वही प्रोटोकॉल लगभग सेम होगा, लंग्स में चले जाओ, एल्वियोलस में चले जाओ, पूरे नर्वस सिस्टम के माध्यम से काम करेगा। यानी सेल हो, टिश्यूज हो, लंग्स की म्यूकस मेम्ब्रेन हो, लंग्स की सीरस मेम्ब्रेन हो, सुपरफिशियल लेयर पर जब काम करेगा ये वहां पर नर्वस सिस्टम के माध्यम से सिक्रेशन को स्टिमुलेट करना या डिक्रीज करने का काम करेगा। इसीलिए दोस्तों ये आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना, याद रखिएगा इस प्रोटोकॉल को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि कोई भी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन लेकर आया, सर्दी खांसी बुखार लेकर आया, उसके बॉडी का टेम्परेचर सेट नहीं कर पा रहे आप, थक गया, ठीक है, तो प्रॉम्प्ट रिटर्न टू नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, आपके बॉडी के टेम्परेचर को प्रॉम्प्टली वहां पर रिटर्न करने में बेस्ट रोल अदा करता है दोस्तों। इसीलिए एंटी ट्यूबरकुलोसिस में बहुत ब्रिलियंट काम होता है P8 का, याद रखिएगा दोस्तों। इसीलिए मैं कह रहा हूं जब एंटी ट्यूबरकुलोसिस की बात की जाती है तो वहां पर अगर उसको फीवर लगातार बना रहता है तो सबसे पहले P8 को सिलेक्ट किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ये आपके प्रैक्टिकल नॉलेज, आपके टेबल प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब आप क्रॉनिक ट्यूबरकुलोसिस का केस करते हो या एक्यूट ब्रोंकाइटिस का केस करते हो, फीवर का केस आप ट्रीट करते हो दोस्तों, ड्राई कफ होता है, ठीक है, वहां पर जब एडवांस केसेस में हो जाता है दोस्तों, इतना एडवांस हो जाता है क्योंकि कई मॉडर्न साइंस से गुजरकर हमारे पास आएगा, तब आप देखोगे इससे बेटर मेडिसिन कोई शूट हो जाए तो मुझे बताइएगा दोस्तों। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट है क्योंकि हमारे यहाँ फैक्ट्रीज हैं और फैक्ट्रीज में काम करने वाले, जो रुए में काम करने वाले लोग होते हैं, वो ज्यादातर ट्यूबरकुलोसिस से सफर करते हैं दोस्तों। और उन लोगों को बाद में कम से कम 12-12, 16-16 महीने उनको ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट दे दिया जाता है, एकदम फुला दिया जाता है, मोटा कर दिया जाता है दोस्तों, और उसके बाद में जब देखा जाता है तो उसके बाद में भी ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव ही आता है दोस्तों। और जब कुछ लोगों में नेगेटिव भी आता है लेकिन वहां पर फीवर लगातार बना रहता है, और जब वो हमारे पास आते हैं वो बोलते हैं, पेशेंट बोलता है, आप याद रखिएगा, पेशेंट बोलता है कि साहब हम तो ट्रीटमेंट ले लेके थक गए, मुझे तो रात में सोने पर ऐसा पसीना आता है कि मुझे कंट्रोल ही नहीं होता, ठीक है, वायलेंट नाइटली सडिक्शन वहां पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों, जब चेस्ट इन्फेक्शन के साथ उसको लगातार फीवर रहता है, टाइफाइड की कंडीशन होती है, किसी भी ऑर्गन में आपको सिस्ट हो जाए और सिस्ट के कारण आपको फीवर बना रहे, वहां पर P8 का प्रयोग बहुत ब्रिलियंट काम करता है दोस्तों। इसीलिए आप नेजल पोलिप में देख लो, ठीक है, याद रखिएगा, नेजल पोलिप में P2C5F1 यानी P8 सबसे बेस्ट मेडिसिन के रूप में शामिल है दोस्तों, ठीक है। ओल्ड एज में ट्यूबरकुलोसिस हो रहा है, बुढ़ापे में किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो रहा है, आप P8 का प्रोटोकॉल दीजिएगा दोस्तों। ट्यूबरकुलोसिस ऑफ स्मोकर्स, जो लोग सिगरेट बीड़ी पीते रहते हैं और उनको कहीं ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन हो जाती है, बहुत इजीली उनमें कंडीशन डेवलप होती है दोस्तों। हाई और लो टेम्परेचर की बात करो आप दोस्तों, किसी को हाई टेम्परेचर हो गया, किसी को लो टेम्परेचर हो गया, और वो ट्यूबरकुलोसिस के साथ हो रहा है, यानी कभी आप देखो तो गर्म मिलेगा, कभी देखो तो कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में P8 बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अल्सरेटिव स्टोमेटाइटिस, अगर किसी को बार बार मुंह में अल्सर हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, ठीक है, और अल्सरेटिव स्टोमेटाइटिस की नंबर 1 रेमेडी है, अगर आप वहां पर जनरल आप स्टोमेटाइटिस मुंह के छाले की बात करेंगे ना, C13 की 30 नंबर 30 डाल्यूशन ग्लोबल्स में प्रिजर्व करके दीजिए, C2 को ओरिजिनल D3 में ग्लोबल्स प्रिजर्व करके देखिए, A2C5G या A2C13G का गार्गल कराइए, और वहां पर P8 को अगर आप दे देते हैं, किसी भी प्रकार का अल्सरेटिव स्टोमेटाइटिस है आपको देखने की जरूरत नहीं मिलेगी। मैं चैलेंज करता हूं आपको, विद इन 7 to 10 डेज में आपका पेशेंट रिकवर हो चुका होगा दोस्तों। इसीलिए याद रखिएगा, कई बार नेजल बोन का माल एब्जॉर्प्शन होता है या माल फॉर्मेशन होता है दोस्तों, यानी कई लोगों को एक साइड में आप देखोगे, ये जो 2 नेजल होते हैं, आपका नेजल कैविटीज होती है 2, बीच में नेजल सेप्टम होता है, उसके माध्यम से 2 नोज नॉस्ट्रिल के माध्यम से बाहर ओपन रहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कई पेशेंट्स का एक साइड का नोज अच्छा ओपन है, एक साइड का डिफेक्टिव है, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों नेजल बोन्स का जब माल फॉर्मेशन होता है, वहां पर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है दोस्तों। इसीलिए इसका जो मेनली इफेक्ट होता है ना, वो फेरिंग्स पे आपको देखने को मिलेगा, ब्रोंकियल म्यूकस मेम्ब्रेन पर आपको देखने को मिलेगा, आपको वहां पर गैंग्लियोनेटेड कॉर्ड ऑफ
थोरेसिक गैंग्लियन के लेवल पर देखने को मिलेगा। इसीलिए दोस्तों इनका इम्पैक्ट यहाँ पर F1 है ना, F1 है तो आप देख लीजिए सारे नर्वस चैप्टर पे काम कर रही है दोस्तों। इसीलिए आप एक एक प्रोटोकॉल पे ध्यान दीजिए कि जो चेंज है उसकी पूरी थ्योरी पढ़ लीजिए, आप समझ लीजिए कि वहां वहां काम कर रहा है। इसीलिए दोस्तों लीवर पे काम करेगा, इसीलिए दोस्तों स्वेटिंग ग्लैंड पर काम करेगा, इसीलिए ये बहुत ही डीप लेग काम करके लंग्स को पूर्ण रूप से प्यूरिफाई करने का काम करेगा। लेकिन आपने जब P7 देखा था वहां पर स्ट्रक्चरल रूप से काम कर रहा था, यानी खुद फंक्शनल लेवल पर काम कर रहा था क्योंकि A1 मिला हुआ था। लेकिन यहां पर F1 मिला हुआ है और F1 का काम है पूरा न्यूरोलॉजिकल काम करना। इसीलिए दोस्तों जब आप यहां पर कोई भी मेडिसिन को आप प्रयोग करोगे तो आपको देखना पड़ेगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड है। इसीलिए दोस्तों यहां पर जब आप C5 मिला दिया, आपने F1 मिला दिया, आपने P2 मिला दिया, तो दोस्तों नर्व के टिश्यूज पर यानी पूरा गैंग्लियोनेटेड थोरेसिक गैंग्लिया पे काम कर रहा है, याद रखिएगा। इसीलिए आप इसको कम मात्रा में F1 यहाँ पर मिला हुआ है, कितना 20%। तो दोस्तों ये तो ऑलरेडी नर्वाइन है और उसको और डायजाम नर्वाइन करोगे तो आप मान के चलेगा P4 और P5 की अपेक्षा, याद रखिएगा P4 और P5 की अपेक्षा P8 बहुत ही डेंजरसली और बहुत डीपली काम करने वाली मेडिसिन है और P6 जो होती है उस P6 को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है दोस्तों ये मेडिसिन। इसीलिए जब भी क्रॉनिक थाइसिस पेशेंट में नजर आती है आपको दोस्तों, यानी जब तक पेशेंट वहां पर बोलता है कि मुझे फीवर ही कंट्रोल नहीं हो रहा, ठीक है, रात में बहुत ज्यादा अधिक पसीना चलने की स्थिति पाई जाए, तो आप दोस्तों ऐसे केसेस में इसको यूज करके देखिएगा, कभी फेल नहीं होगी। P8 कभी फेल नहीं होगी, ये मैं लिख के देता हूं क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल किया है। और जब आप लोगों का साथ मिल जाएगा ना तो मेरी जो मटेरिया मेडिका में लिख रहा हूं उस मटेरिया मेडिका के बिहाफ पर हम लोग बात करेंगे, हमारी पूरी एज फैमिली मेंबर का नाम आएगा उसमें, एक भी बंदा नहीं छूटेगा जो हमारे फैमिली का मेंबर है। और वो बुक coordinated by and proved by all doctors of your EH family, वो नाम आएगा दोस्तों और उसके बाद में वो बुक लॉन्च होगी। इसीलिए एक्यूट हो, क्रॉनिक कोराइजा हो, नेजल कैटर हो, थॉट की प्रॉब्लम हो, किसी को टिल्टिलेशन वहां पर हो रहा है या हिकिंग साउंड हो रहा है, मतलब टिकलिंग साउंड आपको यहाँ पर गले में कांटे कांटे जैसा लगता है ना, वो हो रहा, किसी को क्रूप हो रहा, किसी को वुपिंग कफ के साथ हो रहा, फीवर बना हुआ लगातार, फीवर ही नहीं कंट्रोल हो रहा, कफ बना हुआ है, कफ का अटैक ही नहीं कंट्रोल हो रहा, एलर्जी का अस्थमा हो रहा, एलर्जी का अस्थमा ही क्योर नहीं हो रहा, दोस्तों गलत बात है। 100% क्योर होता है, बस आपको प्रोटोकॉल सिलेक्ट करने की जरूरत है दोस्तों। आप जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की बात करते हो, क्रॉनिक पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की बात करते हो दोस्तों, ये बहुत ब्रिलियंट प्रोटोकॉल के रूप में काम करता है। इसीलिए जिसमें तेज फीवर आ रहा है, ठीक है, आप पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के लेवल पर चले जाओ। कई पेशेंट आपको बोलेंगे दोस्त कि मुझे रात में बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, एस्टेन A2P8G का प्रयोग करके देख लीजिएगा, मैं आपको क्लियर कट बोल रहा हूं, एस्टेन P8 और G का प्रयोग करके देख लीजिएगा, आप नाइट स्वेटिंग की जो प्रॉब्लम होती है ना कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगी, कंप्लीटली बंद हो जाएगा दोस्तों। उसको एस्टेन A2P8G का प्रयोग आप अकॉर्डिंग टू कंडीशन, वहां पर डाइल्यूशन पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि न्यूट्रिशन की जरूरत है, पहले उसको D4 दे दीजिए, उसके बाद में जब वो उसका सारा प्रॉब्लम खत्म हो रहा है न्यूट्रिशन का, आप केवल फीवर रह गया, पेशेंट बहुत ज्यादा हेल्दी हो गया, आप इसको 3rd डाइल्यूशन पे ले जाओ, 5th ले जाओ, 10th ले जाओ, आपका पेशेंट कंप्लीट क्योर हो जाएगा, उसके बाद कोई भी प्रोटोकॉल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये जो प्रोटोकॉल होता है ये आपका P8 मैंने कंप्लीट किया दोस्तों। नाउ लास्ट मेडिसिन हमारी दोस्तों P9। जब P9 की बात करेंगे पूरा चेंज हो गया दोस्तों, हमने P6 देखा, P7 देखा, P8 देखा, P9 में P1 C5 F1 है, ठीक है, यहां पर P1 का C5 के साथ F1 कर दिया। अभी हमने जो पढ़ा वो P2 C5 F1 पढ़ा, यहां पर हमने P2 की जगह अगर P1 कर दिया तो P1 कर दिया मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, P2 कर दिया मतलब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इतना तो आप मॉडर्न साइंस में समझते हैं ना दोस्तों। इसीलिए आपको याद रखना है जब आप P9 के बिहाफ पर काम करते हैं तो आपका बहुत बड़ा प्रोटोकॉल यहाँ जनरेट होता है, यानी आप ब्रोंकस के लेवल पर चले जाओ, ठीक है। तो यहां पर जब आप कंपोजिशन देखोगे P1 का 34%, C5 का 33% और F1 का 33% है, यानी इक्वल क्वांटिटी में केवल 1% P1 का ज्यादा है, यानी तीनों मेडिसिन को इक्वल क्वांटिटी में लिया गया है क्योंकि फंक्शन को कंप्लीटली इक्वली अफेक्ट करना है।
किसी को ज्यादा या कम नहीं करना। इसीलिए दोस्तों आप ब्रोंकाइटिस के लेवल पर चले जाओ, आप पल्मोनरी वेसिकल के लेवल पर चले जाओ, आप ब्रोंकाई के लेवल पर चले जाओ, आप ट्रेकिया के लेवल पर चले जाओ, आप म्यूकस मेम्ब्रेन जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करते हैं पूरे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर चले जाओ, P9 का बहुत बड़ा रोल आपको नजर आएगा दोस्तों। इसीलिए रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करता है और एंटी टस्यू गुण रखता है दोस्तों, यानी जितना भी कफ वहां पर बन रहा है उसको बाहर निकाल के पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्योर करने का काम, प्योर करने का काम करता है दोस्तों। इसीलिए अगर आप इंडिकेशन पे जाओगे अपर रेस्पिरेटरी डिसीजेस के लेवल पर कॉमनली आप इसको इंपैक्ट करोगे, यानी आपका हर प्रोटोकॉल जो मैं जो डिसीजेस बता रहा हूं प्राइमरी स्टेज की जितनी भी डिसीज जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लेवल पर आती है वहां पर पहला सिलेक्शन आपका P1 C5 F1 होना ही चाहिए। क्यों दोस्तों? क्योंकि कॉमन कोल्ड हो, क्योंकि एलर्जिक राइनाइटिस हो, क्योंकि वैसोमोटर राइनाइटिस हो यानी वेसल्स के मोटर न्यूरॉन सिस्टम के हाइपर फंक्शन के कारण आपकी साइनोसाइटिस हो, एलर्जिक अस्थमा हो, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो, इरिटेटिंग कफ हो। विशेष रूप से दोस्तों जब भी फीवरिश यानी फीवर के कारण ब्रोंकियल या पल्मोनरी कैटर पर आकर काम करेगी दोस्तों तो आपको बेटर हाफ यहाँ पर देखने को मिलेगा, 100% रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए दोस्तों जिन लोगों को इरिटेंट कफ होती है, जिन लोगों को फीवर के साथ होती है, जिन लोगों को पेनफुल टॉन्सिल्स होता है अपर रेस्पिरेटरी, याद रखिएगा दोस्तों, जिन लोगों को नेजल पॉलिप्स होती है, जिन लोगों को क्रॉनिक नेजल कैटरे होता है, पुराने समय से एंटीरियर नेस्ट्रिल के लेवल पर हो या पोस्टीरियर नेरिस से बाहर से पीछे से अंदर से आ रहा हो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, पेनफुल स्वेलिंग की कंडीशन हो, निगलने में ही तकलीफ हो रही है, आपको टेंशन लेना नहीं, यहाँ पर P1 C5 F1 मिला हुआ है दोस्तों। इसका जो मेन इफेक्ट होता है ना पल्मोनरी सेल्स पर होता है, ब्रोंकियल ट्यूब्स पर होता है, इसीलिए दोस्तों इंटायर रेस्पिरेटरी ऑर्गन पर इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। यानी एक प्रकार से अगर आप मेडिसिन को जानते हो दोस्तों ये न्यूट्रिटिव मेडिसिन है, ये एंटी एक्सपेरेंट मेडिसिन है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन को प्यूरिफाई करने वाली मेडिसिन है, इसीलिए का बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यानी जब आप इस कॉम्बिनेशन में इस मेडिसिन को प्रयोग करते हो दोस्तों तो न केवल ये पल्मोनरी सेल को इवन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे काम करके, म्यूकस मेम्ब्रेन पे काम करके आपका जितना भी गैंग्लियोनेटेड कॉर्ड के थोरेसिक गैंग्लिया को प्रभाव करने वाली जो मैंने F1 वहां पर भी बताया था वही चीज यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। यानी ये मेडिसिन P1 और P6 की बहुत ही बढ़िया सपोर्टिव मेडिसिन बन जाती है। और इसीलिए दोस्तों लंग्स हो, आपकी ब्रोंकियल कैटरर की कंडीशन हो, पल्मोनरी कैटरर के साथ में फीवर रहने की दोस्तों बेस्ट मेडिसिन के रूप में आपके सामने आती है। यानी जिन लोगों को फीवर बना रहता है उनमें आपको ये सिलेक्ट करना है दोस्तों, या तो आप P8 सिलेक्ट करो या P9 सिलेक्ट करो, ठीक है। दोनों मेडिसिन आपको फीवर के लेवल पर कंट्रोल करती है। ऐसे व्यक्ति जिनमें डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो जाता है दोस्तों, याद रखिएगा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हुआ और उसके साथ ही उसको कफ की प्रॉब्लम हो गई, बहुत ज्यादा बलगम निकल रहा है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप जब ट्रीटमेंट दोगे ना आपको इसका रिजल्ट मिलेगा ना तो आप बोलोगे यार क्या मेडिसिन मेरे हाथ में आ गई, ये तो अमृत हो गया, ठीक है। ये टेबल प्रैक्टिस की बात है दोस्तों। आप और हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमेपेथ डॉक्टर कभी भी किसी का कफ सुखा नहीं रहे, ड्राई नहीं कर रहे, हम उसको बाहर निकाल देते हैं। पहले 2 से 3 दिन तकलीफ बढ़ी, सारा कफ निकला, ऑटोमेटिक 5 दिन बाद ठीक हो गया। यही कंडीशन जब मॉडर्न साइंस में दिया जाता है तो उसको सप्रेस कर दिया जाता है, और सप्रेस करके वही काम 10 दिन में होता है, वही 10 दिन में हम लोग ठीक कर रहे हैं दोस्तों। बस हमें डायल्यूशन सेट करते आना चाहिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन। यानी कई बार हमने देखा है कि पेशेंट खांसते खांसते बेहोश हो जाता है दोस्तों, क्यों? क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन न मिलने के कारण सफोकेशन डेवलप होता है, एस्फेक्सिया डेवलप हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, और कफ होने के साथ साथ दोस्तों लगातार उसको ऐसा होता है कि नौसिया बना रहता है। पेशेंट बोलता है कि साहब मैं फटाफट कफ निकालने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन मेरा कफ प्रॉपर निकल नहीं रहा और मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं अभी वॉमिटिंग करने वाला, नौसिया जैसी कंडीशन होती है। तो ऐसी कंडीशन में आपका प्रोटोकॉल बहुत ब्रिलियंट होता है दोस्तों P9 का। इसलिए याद रखिएगा एंटी इन्फेक्शियस S10 हमेशा हर प्रकार के इन्फेक्शन को दूर करने में S10 का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जितनी भी डिजीज होती है एक प्रोटोकॉल S1 से देता हूं, एक प्रोटोकॉल S10 से देता हूं। तो दोस्तों याद रखिएगा P9 S10 जब आप WE के साथ दोगे इससे बेटर कोई रिजल्ट दे दे तो मुझे बताइएगा। मैं सीधा बोलता हूं नेचुरल टॉनिक में P9 को B को ऐड कर दीजिए। आप देखिए एक्यूट निमोनिया हुआ आप ठीक कर दोगे, क्यों? क्योंकि S10B बहुत ब्रिलियंट काम करता है निमोनिया के लेवल पर। तो आप नेचुरल टॉनिक ही ले लो ना, नेचुरल टॉनिक को 3rd डायल्यूशन बनाओ, S9 को वहां पर आप B के साथ 5 ड्रॉप डाल के दे दो। आपने क्या करा, नेचुरल टॉनिक को नेगेटिव कर दिया, यानी नर्वाइन उसको पहले ही बना दिया, और वहां पर पॉजिटिव किसको बनाया,
P9 और B को आपने कहां भेज दिया, सीधे आप देखेंगे दोस्तों आपने पूरे प्रोटोकॉल को लंग्स की तरफ भेज दिया। यानी न्यूमोनिया के केसेस में ब्रिलियंट। इसके साथ चेस्ट स्टाइल दे दो A2P2C5B वाला, आप देखो कितना बढ़िया रिजल्ट मिलता है। तो इन्फ्लुएंजा आप सिंपल सा केस मिल रहा है। अभी देखो आप सारे लोग घबरा रहे, फ्लू हो गया, ये हो गया, अरे कोरोना हो गया। अरे भाई पहले रुको तो सही, देखो तो सही। आप इन्फ्लुएंजा में S10 WP9 के साथ रिजल्ट लेकर देखिए, वही चीज। आपको कुछ नहीं करना, D5 बनाओ, जनरल टॉनिक का D5 बनाओ आप, या नेचुरल टॉनिक का D5 बनाओ आप, सीधे वहां पर आप P9 को B के साथ यूज करके देख लो। आप रिजल्ट देख लेना दोस्तों, इमीडिएट रिस्पॉन्स मिल जाएगा। कई बार ऐसे पेशेंट आते हैं, बोलते साहब हमेशा हमको तो ड्राई कफ बना रहता है। ठीक है, क्रॉनिक कंडीशन में चले जाओगे ना तो ड्राई कफ ही मिलेगा आपको, वेट कफ नहीं मिलेगा। ठीक है, या जब पेशेंट आपको एक्यूट कंडीशन में आता है, बोलता है देखो सर मुझे बहुत ज्यादा कफ आ रहा है, लूज कफ हो रहा है, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस जैसी कंडीशन लग रही है, आप P9 को हमेशा याद रखिएगा, सेकंड या फिफ्थ डायल्यूशन की जरूरत पड़ेगी आपको। माइंड पॉइंट टू बी नोटेड, सेकंड या फिफ्थ डायल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। ये दो फार्मूले ऐसे हैं, दो डायल्यूशन ऐसे हैं जिसमें तमाम प्रोटोकॉल जो पेक्टोरल ग्रुप की तरफ से दिया जाता है, कंप्लीटली क्योर को आप बिलोंग करते हो दोस्तों, 100% आपका रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये था दोस्तों हमारा प्रोटोकॉल। अब हमारे पास केवल एक मेडिसिन एपीपी बची है, जो आप लोगों के हिसाब से मैं बता रहा हूं। इसके अलावा आपको अगर कुछ हो तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैं कल से एपीपी के साथ आपको शुरू कर रहा हूं। आज मैंने डायग्राम आपको शो कर दिया दोस्तों, आप ग्रुप में जाइएगा, वो डायग्राम को आपके रजिस्टर पे बना लीजिएगा, मेमोराइज कर लीजिएगा। कल से मैं 45 पॉइंट्स ऑफ बॉडी बनाने वाला हूँ एक्सटर्नल एप्लीकेशन का, ठीक है। और उसी के साथ में बीच बीच में गैप देकर आपको एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ द बॉडी। मैं खास एक्सटर्नल एप्लीकेशन आपको बताने वाला हूं, साथ साथ में मैं वो चीजें बताने वाला हूं जो आप टेबल प्रैक्टिस में डेली यूज करते हो। ठीक है, एक एमएमपी ग्लोबल्स बताने वाला हूं कि कौन कौन सी कितनी एमएमपी ग्लोबल्स आपको बना के रखना है, जो टेबल प्रैक्टिस में हजारों रुपए का इंतजार कर रहा है आपका। ठीक है, और ऐसा नहीं कि हम कमाई के काम कर रहे हैं, हम रिजल्ट देकर कमा रहे हैं दोस्तों। दूसरे तो लाखों रुपए कमा लेते हैं, रिजल्ट की गारंटी नहीं लेते हैं दोस्तों, और हम यहाँ पर गारंटी लेते हैं दोस्तों कि हम रिजल्ट भी दिखाएंगे, और वहां पर सारा कंसिडरेशन आपके सामान, आप जो चाह रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट हुआ। कोई क्वेश्चन होता पूछ सकते हो। नमस्ते सर। नमस्ते दीपक सर। सर एक रिजल्ट लिया है मैंने, जो आपने बोला अभी C2 जी की D3 से ओरिजिनल पिल्स बना करके मैंने हाथों हाथ बना के दी सर, जी मुंह के छालों में, और C13G सर, यही दो चीज दी है सर, 3 दिन में उसका रिजल्ट मिल गया सर। बिल्कुल, बधाई सर आप। जी थैंक यू सर। सर आपको श्रेय जाता है उस चीज का। अरे नहीं साहब, हमने भी सीखा ही, एक प्रैक्टिकल अप्रोच देके सीखा। जी जी थैंक यू सर। जी सर मुंह के छाले में तो सर न्यूट्रल टॉनिक C10 भरवन और वाई से भी ठीक हो जाता है। होता है ना सर, आप पेट साफ कर रहे हो, हम तो डायरेक्ट जहां पर प्रॉब्लम है वहीं साफ कर रहे हैं। आप मल्टीविटामिन के लेवल पर काम कर रहे हो, मल्टीविटामिन पैदा कर रहे हो। कल सब बताऊंगा मैं आपको एक एक चीज, ठीक है ना। 2 से 3 दिन में वो चीज बताने वाला हूं, जो मिस कर गया वो मिस कर गया। जिन लोगों ने लाइव सीखा है उन लोगों को कल मैं पूरा पॉइंट्स बना कर आपको बताने वाला हूँ। पूरा एक चार्ट मैंने बनवाया है, वो चार्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, उम्मीद है आपको वो चीज समझ में आएगी। ठीक है, हाँ सर नमस्कार। जी रिजपाल सर बोलिए। सर एक सर में तो सर अकेला C2 से बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहे हैं। किस चीज के लिए सर? मुंह में छाले में सर। हाँ वो तो सर अल्टीमेट है उसका, वो तो बहुत ब्रिलियंट जी। करता है। गांव में बहुत से लोग लेके जा रहे हैं। जी म्यूकस तो मेम्ब्रेन दो के लेवल पर, जी हाँ सर 2-3 दिन में रिजल्ट आ जाते हैं सर। बिल्कुल आते हैं सर, 2 से हाँ 3 जी। दिन में 100% रिजल्ट आते हैं। यस सर थैंक यू जी सर। जी ठीक है मित्रों। जी आज यही रख, सर टॉन्सिल वाला एक पेशेंट है सर। जी बोलिए। जी चलते बोलिए। टाइम जब सांसें फूलती है सर, तो P1C5 को कौन सी डाइल्यूशन में खाना है सर? सेकेंड या थर्ड डाइल्यूशन में थैंक यू सर। न्यूट्रल करिए तो ठीक हो जाएगा वो। ठीक है ना।
सर टॉन्सिल का एक पेशेंट है सर, वो 5 साल पुराना है। तो सर वो खाने में दिक्कत होता है सर, जो खाना खाता है फंस जाता है गला में। हाँ, तो अभी मैंने उसमें क्या बेहतर होगा सर? अभी प्रोटोकॉल बताया मैंने आपको। क्या सर? अभी मैंने खाना बताया, खाने में फंस जाता है सर, खाना उसको। ठीक है ना, मैंने अभी बताया प्रोटोकॉल आपको, ठीक है, अभी मैंने बताया, उस प्रोटोकॉल को ऐड कीजिएगा आप। फिर सुन लेंगे। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं हम लोग।